ठीक है, ओके। सो थर्ड क्लास लर्निंग मॉड्यूल 1 फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट फीचर्स। लास्ट क्लास का जो एकदम लास्ट पार्ट था, अभी तक मैसेजेस नहीं आ रहे वैसे। बिफोर आई स्टार्ट लेट मी सी द मैसेजेस कमिंग इन। आई एम वेटिंग फॉर द मैसेजेस। मैसेजेस आना स्टार्ट होगा तो मैं स्टार्ट करूँगा। आ रहे हैं, ओके। ओके, सो लास्ट क्लास का जो लास्ट पार्ट था, यस रोहन, जाहिद, राजेश कुमार, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट पार्ट में आई सेड ऑल द इंटरेस्ट रेट्स आर पर एनम। तो मैंने लिखाया था शायद 3 मंथ MRR 0.2%, चेक इन योर कॉपी। 3 मंथ MRR 0.2%, इसका मतलब 0.2% पर एनम एप्लीकेबल फॉर 3 मंथ्स। और कूपन रेट था MRR प्लस 250 बेसिस पॉइंट्स, वो उसके पहले से चल रहा था तो मैंने वापस लिखाया नहीं। तो अकॉर्डिंगली 0.2% में अपने 2.5% ऐड किए, बिकॉज 250 बेसिस पॉइंट इज 2.5%। 0.2 प्लस 2.5 बन गया 2.7। दैट्स एनुअल, बिकॉज 0.2 भी एनुअल है, 2.5 भी एनुअल है। फिर 2.7% को 1000 पे लगा दिए और इंटू 1/4 किए। तो किसी स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, आपने तो बोला था 0.2% जो है ना वो पर एनम है, तो 0.2 को डिवाइड बाय 4 क्यों नहीं किए? किए ना, बाई 4 लास्ट में कर दिए। तुम 0.2 को डिवाइड बाय 4 करोगे, फिर 2.5 को डिवाइड बाय 4 करोगे, कर दो, कोई इशू नहीं है। 0.2 बाई 4, 2.5 बाई 4 फिर ऐड कर दो, फिर परसेंटेज ऑफ 1000। बट आई थिंक उससे इनएफिशिएंसी होगा। सबसे बेस्ट है एनुअल निकाल लें, 0.2 प्लस 2.5 2.7% ऑफ 1000 और इंटू 1/4। क्लियर है आप लोग को? ठीक है, और प्रैक्टिस होगा। लास्ट क्लास फ्रॉम द फोल्डर केवल 2 क्वेश्चन किए थे अपने। चलो और क्वेश्चंस पे जाते हैं। पहले स्क्रीन दिखाना है। ट्राई प्लीज। फेस टू फेस स्टूडेंट्स को मुंह से नहीं बोलना आंसर, लाइव वाले बोल सकते हैं। आंसर आ जाना चाहिए था। वी शुड नॉट बी सो स्लो। अनहादप्रीत सिंह का आ गया है, बाकी लोग बोल रहे नहीं है, लाइव में सो रहे हैं। फेस टू फेस वाले बोलना चाह रहे हैं, मैंने बोलने मना किए। ईशान, अक्षत, सौरभ, अंकित, सबका आ गया। RM, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। याद हुआ था अपना FRM में कूपन रेट इज MRR प्लस इशूअर स्पेसिफिक स्प्रेड। तो MRR मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, GDP ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। और जो इशूअर स्पेसिफिक स्प्रेड है वो डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर कंपनी, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है। याद होगा MRR प्लस इशूअर स्पेसिफिक स्प्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 2, a sovereign bond is usually a safer investment. The government bond issue करता है ना, sovereign bond is usually a safer investment than a corporate bond of similar maturity issued within a country, because बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बॉन्ड इशू किया है वो ज़्यादा सेफर एज कम्पेयर टू रिलायंस इंडस्ट्रीज जो बॉन्ड इशू किया है। क्यों? तीनों ऑप्शंस पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तीनों ऑप्शंस पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, कॉमन सेंस वाइज। क्लास 11-12 में होते तो और फटाफट आंसर समझ में आता, तब और बोझ कम हो जाता है ना माथे पे। 9-10 में तो और जल्दी बता पाते। ठीक है, एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना है। यू हैव टू सी दी ऑप्शंस एंड थिंक अबाउट इट। रुद्र का रॉन्ग है, जिसका रॉन्ग है उसका जोर से अनाउंस करते हैं हम लोग। रुद्र का रॉन्ग है। हनी चंचलानी का एज यूजुअल रॉन्ग है। किशोर कुमार का रॉन्ग है। रोहन का रॉन्ग है। कृति का रॉन्ग है। रुमित का रॉन्ग है। ईशान का रॉन्ग है। बाकी सबका राइट था, बहुत सारे जिनका राइट भी था। ठीक है, फेस टू फेस बैच में व्हाट इज योर आंसर? बोलो, नेचुरली बोलो, व्हाट इज योर आंसर? तो फेस टू फेस बैच में सबका रॉन्ग है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सॉवरेन बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय टैक्सेशन एंड फिस्कल पावर ऑफ द इशूइंग गवर्नमेंट, कि वो टैक्स कलेक्ट करके पैसा लौटा सकता है। सॉवरेन बॉन्ड्स कभी भी कोलैटरल नहीं होते हैं,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू करेगा और बोलेगा ताजमहल कोलैटरल है। हाँ, यही होना चाहिए। ममता गवर्नमेंट इशू करेगी, बोलेगी विक्टोरिया मेमोरियल कोलैटरल है। इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट। कोलैटरल का बात ही नहीं उठता है सॉवरेन बॉन्ड में, दे कैन नॉट बी कोलैटरलाइज्ड। और वो भी आगे लिखा हुआ था प्लांट एंड इक्विपमेंट, और आपने ऑप्शन नंबर सी दिया। क्या आप बोल रहे हो यार? भारत सरकार बॉन्ड इशू करेगी सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी, कैसे बोल सकते हो? ऑप्शन नंबर बी कि सॉवरेन्स कैसे, गवर्नमेंट कैसे पैसा लौटाएगी? टैक्सेशन से, बाय इट्स फिस्कल पावर्स। उसके अलावा फिस्कल पावर्स में नोट प्रिंटिंग भी आ गया, प्रिंट करके। इसलिए सॉवरेन गवर्नमेंट जो है, सॉवरेन बॉन्ड्स वो लेस रिस्की है। सर ऑप्शन नंबर ए का क्या मतलब है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन रिस्क। सॉवरेन बॉन्ड्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन रिस्क। अगर तुमने एक 1000 का बॉन्ड बाई किया 1 साल का इंडियन गवर्नमेंट से, 1000 का 1 साल का बॉन्ड, 8% कूपन, 1 साल बाद 1080 मिलेगा। तुमने 1000 का फेस वैल्यू का 1 साल का बॉन्ड बाई किया, 8% कूपन, 8, तो आपको 1 साल बाद 1080 मिलेगा। सर्टन, श्योर, कोई डूबने का पैसा स्कोप नहीं है। बट क्या 1 साल बाद चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा बाजार में? हाँ, चीज़ों का दाम बढ़ चुका होगा। तो अगर तुम वही सामान खरीदने जाओगे ज़्यादा दाम मिलेगा। आर यू सफरिंग इन्फ्लेशन? यस। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे यू सफर इन्फ्लेशन, सॉवरेन बॉन्ड्स पे यू सफर इन्फ्लेशन। एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड्स होता है विच आर कॉल्ड इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी। क्या? इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी। अगर वो ट्रेजरी इशू करता है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं टिप्स। क्या बोलते हैं? टिप्स, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी। वो बॉन्ड क्या होता है? वो बोलता है 1000 का बॉन्ड है, फर्स्ट ईयर के एंड में जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, वो सपोज 100 से 106 हो गया। सीपीआई 100 से 106 हो गया, यानी चीज़ों का दाम 6% बढ़ गया। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना 1000 पार वैल्यू, वो एडजस्ट कर दिया जाएगा तो 1060। 1 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट 1000 से 1060 हो जाएगा। और अगर उस पर कूपन रेट 4% था तो आपको 4% 1060 ही मिलेगा। 4% किस पे? 1060 पे। एंड अगर 1 साल का था तो 1060 रिटर्न मिलेगा। यानी आप इन्फ्लेशन सफ़र नहीं करोगे। 4% वो देगा और जो इन्फ्लेशन होगा वो अलग से देगा। यानी वाइल बाइंग द बॉन्ड यू डोंट हैव टू सफ़र इन्फ्लेशन। दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी। क्या? सिक्योरिटी। जिन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लासेस किया है, जिन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लासेस किया, इवन शुरू का 1-2 क्लासेस, उस पर भी टिप्स का बात हुआ था। जिन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का 1-2 क्लासेस भी किया, उस पर टिप्स का बात हुआ था। ठीक है ना, कि ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स वो साल में नहीं देते हैं, वो जनरली क्वार्टर बेस उस पर देते हैं। तो इन प्रिंसिपल भी एडजस्ट होता है और कूपन जो एडजस्टेड प्रिंसिपल पे लगता है। ठीक है ना। हनी चंचलानी, इज इट ओके विथ यू? तो मेरा स्पेशल फोकस है हनी चंचलानी पे। होप बाकी लोग दुखी नहीं हो। हनी चंचलानी प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। स्पेशल फोकस के बाद तो आपको रिप्लाई करना ही चाहिए। रिप्लाई नहीं कर रहे, बुरा मान नहीं, रिप्लाई कर दी। यस सर, ओके। तो वो इन्फ्लेशन से लिंक्ड है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन रिस्क। रॉन्ग स्टेटमेंट था, बिकॉज इवन ट्रेजरी बॉन्ड्स आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन रिस्क। ठीक है। तो क्वेश्चन था कि सॉवरेन बॉन्ड्स को सेफ क्यों मानते हैं? इसलिए सेफ मानते हैं बिकॉज दे आर बैक्ड बाय टैक्सेशन एंड फिस्कल पावर ऑफ द इशूइंग गवर्नमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is the appropriate order of claims in liquidation by the type of bond in order of highest to lowest? Take your time. Which of the following, I said मुंह से नहीं बोलना है, फेस टू फेस वालों को। Which of the following is the appropriate order of claims in liquidation? लिक्विडेशन में कौन सामने खड़ा होगा, कौन पीछे खड़ा होगा? बाय टाइप ऑफ बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट। लाइन लगा के खड़े होंगे ना पैसे के लिए, कौन सामने खड़ा होगा, फिर कौन पीछे, ये बोल रहा है। आपको मन में सोचना है आंसर फेस टू फेस को। वहाँ पे सबका आंसर राइट आ गया, इंक्लूडिंग हनी चंचलानी। सबका आंसर है सी, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड, सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड, जूनियर बॉन्ड। सीनियर सिक्योर्ड, सीनियर अनसिक्योर्ड, जूनियर बॉन्ड। ठीक है, सीनियर सिक्योर्ड, सीनियर अनसिक्योर्ड, जूनियर बॉन्ड। आप मेरे को बोल सकते हैं ये चीज़ कि सर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपने बताया नहीं था कि सॉवरेन बॉन्ड्स जो है कोलैटरल नहीं होता है। ऐसे तो बहुत सारा चीज़, कॉमा फुल स्टॉप मैं बताऊंगा या लिखाऊंगा नहीं, बिकॉज आपके सामने मैं किताब खोल के थोड़ी पढ़ा रहा हूँ।
तो बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो अपने क्वेश्चन में लर्न करते हैं, सीखते हैं, इसलिए क्वेश्चंस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन द चैप्टर। एंड फॉर दोज हु वांट टू रीड द चैप्टर, को रीडिंग ऑलरेडी शेयर किया गया आपसे, आज मैं वापस से स्टाफ को बोलूँगा शेयर कर दे। इससे होता है ना कि सर के बताने के बाद मेरे को चैप्टर रीड करने का मन है, अगर मन है तो रीड करो, पर मेरे ख्याल से उससे बेटर जीपीटी काम कर देगा। दिस इज़ माई एडवाइस, ठीक है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट, किसी का रीडिंग हैबिट बहुत डेवलप्ड है तो करो, ठीक है। अंश बोल रहे साहब मैंने तो नोट भी कर लिया कि सॉवरेन बॉन्ड जो है कोलैटरल नहीं देता है, बाकी लोग को वो दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अंश का स्पेशल नोट्स अपने बुला लेंगे और बाकी लोग से शेयर कर लेंगे बाद में कि देखो स्पेशल नोट्स ऑफ अंश। ये क्लियर है, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड, सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड, जूनियर बॉन्ड। ये जो सेकेंड और थर्ड वाला है ना, सीनियर अनसिक्योर्ड और जूनियर, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सीनियर अनसिक्योर्ड और जूनियर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जाहिर है जूनियर जब बोला और कुछ नहीं बोला है तो वो भी अनसिक्योर्ड ही है। तो इसका मतलब जो सीनियर सिक्योर्ड है उसके अगेंस्ट में कोलैटरल है, उसका वो बिक के उसको पैसा मिलेगा अगर कैश फ्लो इनएडिक्वेट है। उसके बाद जाके सब्जेक्ट लाइन में खड़े होंगे, उस लाइन में सीनियर अनसिक्योर्ड को पहले पैसा मिलेगा और जूनियर अनसिक्योर्ड को उसके बाद, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन 4 हानि ने भी नोट कर लिया वैसे अंश के बोलने के बाद कि मैं लिख लेती हूँ सीनियर ये जो सॉवरेन बॉन्ड में कोलैटरल नहीं होता है। शी हैज़ नोटेड इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, ये जो 4 to 8 है ना, ये आइटम सेट है। आइटम सेट मतलब एक राइटअप दिया हुआ, उसके ऊपर 4 क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है बाय लीगल डेफिनेशन, बिकॉज ये कोई सीए का एग्जाम नहीं चल रहा है, द फॉर्मेट इज डिसाइडेड। हाउएवर कभी कभी नॉलेज के लिए ऐसा क्वेश्चन ट्राई किया जाता है और सीएफए इंस्टीट्यूट डाल रखा है, ठीक है। लेवल 2 में ऐसा ही आता है, लेवल 2 में आइटम सेट ही आता है, सिंगल एमसीक्यू नहीं आते। तो इट्स गुड फॉर योर अवेयरनेस कि लेवल 2 और लेवल 3 में आइटम सेट्स आते हैं, सिंगल एमसीक्यू नहीं आते। लेवल 1 में सिंगल एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। Entelas AG is a German emerging technology company focused on manufacturing process design. देखा जाए शुरू में जो भी बोल रहा है वो टाइम पास कर रहा है, बट क्लास में हम लोग और घर पे पढ़ते हुए हम लोग टाइम पास एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? बिकॉज हमको नॉलेज के भूखे हम लोग। फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जाम को जरूरत नहीं है रीड करने का इतना हौले हौले, बट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज यू शुड स्लो डाउन एंड रीड बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम राइट नाउ फॉर योर लाइफ। तो एक जर्मन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कंपनी, न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन। इज इट मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स or is it manufacturing the process for the machine? Process for the machine. इसका मतलब is it going to be a capital heavy business or a capital light business? Capital light business. Nvidia, the company with the highest market cap in the world at times, okay, जिसका चिप्स का बात होते हैं। Nvidia does not manufacture a single chip. Nvidia does not manufacture a single chip. It manufactures chip design. It manufactures chip design and the likes of everybody are queuing up, Nvidia please chip design दे दे। समझ गए? तो in that case Entelas AG is a German emerging technology company focused on manufacturing process design। मैं रुक रहा हूँ कारण कि मेरे को पता है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आप ऐसे नहीं जा सकते हो इंडस्ट्री में, मेरा फेस और वो दोनों दिख रहे हैं ना, हाँ, आप ऐसे नहीं जा सकते हो इंडस्ट्री में कि सर मेरा तो क्या बोलते हैं फिजिक्स का बैकग्राउंड नहीं था, क्लास 9-10 में मेरे को फिजिक्स खराब लगता था तो मेरे को ये सब चीज़ समझ में नहीं आता। दिस इज़ नॉट द वे इन विच अ फाइनेंस पर्सन कैन अप्रोच द इंडस्ट्री। ही हैज़ टू बी ओपन फॉर एवरीथिंग, ही हैज़ टू स्लो डाउन, डू जीपीटी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, ठीक है। तो इसमें बिजनेस मॉडल कैसा होता है बता रहा हूँ। बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि कोई कंपनी है, वो एंटेलास को अप्रोच किया और वो कंपनी को मशीन जो है बनाना है, उसके लिए उसको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो एंटेलास जो है उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और एग्रीमेंट ये होगा कि जो भी वो सेल करेगा ना मशीन से, जो सेल करेगा मशीन से, उस पर 4% रॉयल्टी एंटेलास लेगा। समझ गए? 4% रॉयल्टी एंटेलास लेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगर वो सेल करता है $100 मिलियन एवरी ईयर, तो 4% ऑफ 100 $4 मिलियन एंटेलास के पास आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? It's like suppose I retire and I'm not teaching the CFA program.
मैं तुमको CFA कैसे पढ़ाना है सिखा रहा हूँ, अपना सारा ट्रेड्स बता रहा हूँ, और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि तुम जो पढ़ाओगे अब तुम्हारा 5% रॉयल्टी मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो एंटिलास इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन, ठीक है, दैट्स द बिजनेस मॉडल। द फर्म हैज डेवलप्ड सेवरल वैल्यूएबल पेटेंट्स रिलेटेड टू माइक्रो मशीनिंग एंड मेटल 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड डिराइव्स इट्स रेवेन्यू थ्रू लाइसेंसिंग, रॉयल्टीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैं जो बोल रहा था, तो क्या क्या चीज़ का टेक्नोलॉजी इसके पास, माइक्रो मशीनिंग, माइक्रो में चला गया, बहुत छोटा छोटा मशीन्स होता होगा, मैंने मेरे को ज़्यादा अवेयर नहीं है, बट इट विल बी रिसर्च्ड, एंड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उसका प्रोसेस, ठीक है, और उसमें रॉयल्टी चार्ज करता है। एंड कंसल्टेंसी सर्विस क्या हो गया, मेरे को आपका टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठा रहा हूँ या जो भी है, 6 महीने आके आप इसको सेटअप करवा दीजिए, सेटअप, तो मेरे साइट पे आएगा उसका टीम और सेटअप करवाएगा, द प्रोजेक्ट विल कॉस्ट से 20 करोड़। तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स में वो लोग अपना टीम भेजते हैं। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस, आई रिमेंबर, मेरे को याद नहीं है, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस क्वेश्चन, तो मैंने क्या किया, सुन लो, मैंने इसका जो फर्स्ट 3 लाइन्स है ना, फर्स्ट 3 लाइन्स या सर्विसेज तक, वो उठा के जीपीटी में डाला और जीपीटी को बोला मेरे को समझ में नहीं आया, खोल खोल के समझा, ठीक है, वो, और थॉट वाले जीपीटी में डाला, इंस्टेंट नहीं, थॉट वाला जो होता है, एक इंस्टेंट वाला होता है जो तुरंत रिप्लाई करता है, एक थॉट वाला, उसने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने अगर मैं करता तो मैं उसमें डालूंगा क्या ऐसा कंपनी इंडिया में है, तो प्लीज़ बताओ कौन कौन सा ऐसा कंपनी इंडिया में है, तो वो मेरे को बताएगा फलाना फलाना कंपनी इंडिया में है। फिर मैं पूछूंगा ये जो कंपनी तुमने बताया है, ये कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, बिकॉज लिस्टेड है तो रिटेल लेवल पे आई कैन इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक, एम आई आस्किंग यू टू इन्वेस्ट, नो, बट आई कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक, ठीक है। तो इफ इट इज नॉट लिस्टेड देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन, कि इंडिया में तो बहुत सारा स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल डील हो रहा है, तो हैज़ इट रेज्ड प्राइवेट इक्विटी, क्या इसने प्राइवेट इक्विटी रेज किया उस कंपनी ने, तो इन दैट केस वो रिसर्च करेगा, बताएगा हाँ इस कंपनी ने प्राइवेट इक्विटी रेज किया है, ये फर्स्ट राउंड था, सेकंड राउंड था, ये इन्वेस्टर्स है वगैरह वगैरह। तब कहीं पे जाके उसे 15 मिनट 20 मिनट मैंने इन्वेस्ट किया, मैं थक जाऊंगा, मैं सोचूंगा ठीक है इतना काफ़ी, आगे बढ़ता हूँ, ये डिपेंड्स, आर यू गेटिंग इट। तो द एबिलिटी टू डिग डीप इज द ओनली एज इन रियल लाइफ, द एबिलिटी टू डिग डीप, कैन यू स्टार्ट डिगिंग मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, ठीक है, तो एंड यू बिल्ड अ डिफरेंट करियर ऑल टुगेदर, ठीक है, ओके। एंटिलास रिसेंटली इश्यूड द फॉलोइंग डेट इंस्ट्रूमेंट, पूरा जो 3 लाइन रीड किया उससे कोई मतलब नहीं था, क्वेश्चन में कोई काम का नहीं था। एंटिलास रिसेंटली इश्यूड द फॉलोइंग डेट इंस्ट्रूमेंट, तो फ्लोटिंग रेट नोट इशू किया है, FRN, फ्लोटिंग रेट नोट। प्रोस्पेक्टस जो होता है ना जब इशू करते हैं, तो जैसे शेयर मार्केट में बोलते हैं रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, द ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, वैसे इशूअर एंटिलास AG, सेटलमेंट डेट T+5, जब तुम बाई करोगे उसके 5 दिन बाद तुम्हारे पैसा जो है वो डेबिट होगा और तुम्हारे पास आएगा अकाउंट में। मेच्योरिटी डेट 4 ईयर्स फ्रॉम सेटलमेंट, 4 साल का है, तो इट्स मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट अपने डेफिनेशन के अनुसार मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर, उसके ऊपर कैपिटल मार्केट। प्रिंसिपल अमाउंट 250 मिलियन यूरो, जर्मन कंपनी है। इंटरेस्ट रेट MRR + 250 बेसिस पॉइंट पर एनम। Interest payment commencing 3 months from settlement date to be paid quarterly with final payment on maturity date. Clear? क्वार्टर में पे करेगा, कितने बार, 4 साल में, सुनाई नहीं दिया, 4 साल में कितनी बार, 16 टाइम्स, 16 टाइम्स कूपन पे करेगा। उन 16 टाइम्स कूपन में से इशू डेट पे कौन सा कूपन पता होगा, फर्स्ट वाला, ये लोग बताया नहीं अभी तक, फर्स्ट वाला तो MRR पता ही होगा, तो ओनली द फर्स्ट कूपन इज नोन, बाकी 15 कूपन पता नहीं है, ठीक है ना, ओके। सीनियरिटी, द नोट्स आर सिक्योर्ड एंड अनसबऑर्डिनेटेड ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिलास AG, सिक्योर्ड है, कोई ना कोई कोलैटरल है, बट अनसबऑर्डिनेटेड है। सबऑर्डिनेट माने क्या होता है, जूनियर या सीनियर, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट माने क्या होता है, जूनियर, अनसबऑर्डिनेटेड माने क्या हो गया, सीनियर, तो सीनियर है, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड है, देखा आपको, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड है। एंड विल रैंक पैरी पैसो, तो पैरी पैसो में भी है लैटिन और वॉट एवर वर्ड, इसका मतलब है इक्वल फुटिंग। पैरी पैसो मतलब इक्वल फुटिंग, कि सब जन यहाँ पे चेयर पे बैठे हुए, कोई जमीन पे नहीं बैठा हुआ, इक्वल फुटिंग, पैरी पैसो, ठीक है।
सपोज कोई ने SSCI का गोल्ड पैकेज परचेस किया है, कोई ने प्लैटिनम परचेस किया है, कोई ने प्लैटिनम प्लस परचेस किया है, करेक्ट है? कोई ने गोल्ड, कोई ने प्लैटिनम प्लस परचेस किया है। ये तीनों 3 कैटेगरीज हो गए। ऑफकोर्स तीनों में डिफरेंशियल क्वालिटी सप्लाइड है, अलग चीज़ है, पर विद इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि अनइक्वल? इक्वल। प्लैटिनम प्लस में जितने भी लोग हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फिर प्लैटिनम को प्लैटिनम प्लस से इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है, तो उन लोग को मॉक्स कमती मिलेगा, और गोल्ड वाले को रिव्यू क्लास फास्ट ट्रैक नहीं मिल सकता है, उन लोग को वो कम मिलेगा। तो पैरी पैसो का मतलब है जो सीनियर अनसिक्योर्ड कैटेगरी, सॉरी सीनियर सिक्योर्ड नहीं है, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स है। क्या एक कंपनी में सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड एक ही टाइप का होगा? नहीं, अलग अलग टाइप का हो सकता है। कंपनी अलग अलग टाइम पे सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड इशू किया था। वन वॉज कोलैटरलाइज्ड अगेंस्ट दिस प्लांट, द अदर वॉज अगेंस्ट दिस प्रॉपर्टी, द अदर वॉज अगेंस्ट दिस प्रॉपर्टी। सीनियर सिक्योर्ड सबका सब सेम कैटेगरी है, प्लैटिनम प्लस है, तो ये पैरी पैसो है। यानी कि अगर ऐसा हुआ कि पैसा ठीक से रियलाइज नहीं हुआ और पैसा नहीं मिल पा रहा है इनको, तो सबको प्रपोर्शनेट पैसा मिलेगा। सपोज तुम 200 पाते हैं, 200 करोड़, तुम लोग 500 करोड़, ये लोग 300 करोड़, 200 500 300, तो इन दैट केस अगर पैसा केवल 400 रिकवर हो रहा है तो 400 प्रपोर्शनेटली बांटा जाएगा। ऐसा नहीं कि 200 वाले को पूरा दे देंगे बाकी ये लोग को। पैरी पैसो माने इक्वल फुटिंग, समझ गए? ओके, तो notes are secured and unsubordinated obligations of Antilas AG and will rank pari passu with all other secured and unsubordinated indebtedness। यानी ये जब ये बॉन्ड इश्यू हो रहा है उसके पहले ऑलरेडी बैलेंस शीट में सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड खड़ा है, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड खड़ा है, तो क्या ये बॉन्ड जो नया इश्यू हो रहा है ये नीचे हो गया बिकॉज ये बाद में इश्यू हो रहा है? नहीं, ये पैरी पैसो है, ये नीचे नहीं हुआ। इट इज नॉट फीफो बेसिस कि सब वो पहले इश्यू हुआ तो उसको पहले पैसा मिलेगा, पहले बाद में का मतलब नहीं है। दे विल बी ऑन द सेम फुटिंग एज द अर्लियर इश्यूज, ठीक है? तो कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो पहले जो बॉन्ड इशू हो चुके सीनियर सिक्योर्ड, वो लोग का प्रिविलेज नहीं है, वो लोग सेम फुटिंग पे ये वाले बॉन्ड के। पैरी पैसो, ठीक है ना? आपको पैरी पैसो डिफाइन नहीं करना एग्जाम में, डोंट ट्राई टू कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मत बोलो, ठीक है? बिजनेस डेज डाउन काउंट करेगा फ्रैंकफर्ट का, कोई काम का नहीं है, बट ऐसे समझाने के लिए बोलना चाह रहे हैं। T+5 बिजनेस डेज था ना, तो इसमें क्या दिन हॉलीडे है, छुट्टी है, क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये इशू हुआ ट्यूसडे को, इशू हुआ ट्यूसडे को, तो T+1 इज वेडनेसडे, T+2 इज थर्सडे, T+3 इज फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी, T+4 इज मंडे, T+5 इज ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को सेटलमेंट होगा, और ट्यूसडे अगर छुट्टी है तो नेक्स्ट डे सेटलमेंट होगा। कोई काम का नहीं है जो बोला, पर होता है ना मन में जरा सा भी क्यों अटकाए, और खासकर तुमको घर पे पढ़ते हुए कुछ समझ में नहीं आया ना, तो प्लीज़ जीपीटी या जेमिनाई पूछना कि बता मेरे को ये बात। हो गया, टाइम गया जहाँ पे समझे बिना आगे निकल जाते थे, ये जमाना नहीं है, ठीक है? तो देखो एक्सपीरियंस्ड लोगों को, सॉरी फॉर यूजिंग अ बैड वर्ड, लात मार के निकाला जा रहा है, ठीक है? नए लोग जो है ना, हु आर इंक्यूजिटिव, हु आर हंग्री, उनको लिया जा रहा है एक्सपीरियंस के बजाय, ठीक है? जो एक्सपीरियंस बोलते थे, अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ भूख, किसको इंक्यूजिटिवनेस है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट फ्रेशर्स, ठीक है ना? ओके, 4 years and MRR plus 250 basis point per annum refer respectively to which bond features as of the settlement date? एकदम इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, मुंह से रिप्लाई मत कीजिएगा, फेस टू फेस वाले। बोले 4 years, ओपन इन्वर्टेड कॉमा भी होना चाहिए था, स्टाफ से आया नहीं है मेरा स्टाफ, ठीक है? एंड MRR plus 250 बेसिस पॉइंट, ये दोनों रिस्पेक्टिवली क्या क्या है, साफ साफ दिख रहा है क्या क्या है। वहाँ पे सबका आंसर आना लग गया है, ओके? वहाँ पे सबका आंसर लग गया है। रॉन्ग करने में दम चाहिए, यहाँ पे रॉन्ग नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, भूकंप आ जाएगा रॉन्ग होने से। आंसर इज ऑब्वियसली एवरीबडी कैन से ऑप्शन नंबर ए, 4 years इज टाइम टू मेच्योरिटी एंड MRR plus 250 बेसिस पॉइंट इज व्हाट? कूपन रेट, करेक्ट है? कूपन फ्रीक्वेंसी क्या था इस सम में? ऑप्शन नंबर बी, कूपन फ्रीक्वेंसी क्या था इस सम में? क्वार्टरली, क्वार्टर मिलेगा, ठीक है? करंट यील्ड मैंने पढ़ाया नहीं है, वैसे करंट यील्ड होता है कूपन बाय प्राइस। क्या होता है? कूपन बाय प्राइस। मैंने आप लोग को YTM पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, और करंट यील्ड। इस पे इंग्लिश पे ध्यान दे, एक है यील्ड टू मैच्योरिटी, तेरे को लास्ट तक क्या रिटर्न मिलेगा, एक है करंट यील्ड, लास्ट तक भूल जा अभी क्या मिलेगा,
लुक एट द वर्ड, जो वर्ड के अंदर घुस गया उसको याद नहीं करना है, एंड दे कैन नॉट यूज द सेंटेंस। सर क्या बताए थे, याद नहीं आ रहे, आपको सोच लेंगे, वापस सोच लेना। करंट यील्ड, यील्ड माने परसेंटेज ऑफ प्राइस, करंट अभी जो कूपन मिलने वाला है बाय प्राइस, ऑल्दो वो अलग चैप्टर में, ठीक है। टाइम टू मैच्योरिटी पता है, कंटिजेंसी प्रोविजन मैंने बताया नहीं है, आज बताऊंगा। कंटिजेंसी प्रोविजन आई विल टीच टुडे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से कनेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द सोर्सेज ऑफ रीपेमेंट फॉर द एंटिलास एजी फ्लोटिंग रेट नोट्स। ये सिक्योर्ड, सीनियर सिक्योर्ड था, इसका सोर्सेज ऑफ पेमेंट के बारे में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है पूछ रहा है, मन में सोच लो। सीनियर सिक्योर्ड था, सीनियर सिक्योर्ड था, इसके बारे में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, मन में सोच लो। कोई बाई चांस फेस टू फेस बैच पे अगर सोच रहा नहीं है तो मैं उसको उठा के पूछने वाला हूँ, सोचना तो पड़ेगा ही तुमको, और एकदम इजी है, डिस्कशन जोर जोर से हो चुका है। सुधांशु का आंसर नहीं, पर उसका इससे पहले का आया होगा, लेट नॉट आंसर। वेरी गुड, लाइव बैच में सबका करेक्ट है, लाइव में सबका A to Z एवरीबडी हैज गिवन इट करेक्ट, ठीक है। तो फेस टू फेस पे आप लोग को नहीं बोलना है, आप बताओ प्लीज, लास्ट पे जो आप बैठे आप बताओ प्लीज, विच इज द आंसर। यस, डरिए मत ना, रॉन्ग बोले तो क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। रॉन्ग बोले, जिन्होंने मैंने पूछा वो रॉन्ग बोले। यस, क्या आंसर है? रॉन्ग आंसर है, आंसर इज व्हाट? सी। Antilla's AG notes rely on the operating cash flows of the firm as the primary source for interest and principal। ये साफ साफ डिसाइड हुआ था कि जो सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड है उसमें जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी जो कमा रहा है दैट इज द प्राइमरी सोर्स, एंड सेकेंडरी सोर्स इज द कोलैटरल, सेकेंडरी सोर्स इज द कोलैटरल। और जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है उसमें द ओनली सोर्स इज व्हाट? ऑपरेटिंग कैश फ्लो। एकदम डिसाइड, एकदम डिस्कस हुआ था, लास्ट क्लास भी डिस्कस हुआ था कि जो सिक्योर्ड बॉन्ड है उसके अंदर ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज द प्राइमरी सोर्स, ठीक है, एंड कोलैटरल इज द सेकेंडरी सोर्स। और जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड है उसमें द ओनली सोर्स इज व्हाट? ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फिर मैंने बोला भी था कि कॉमन सेंस वाइज अजीब लगता है, क्यों सर, जो बाकी एसेट्स है क्या अनसिक्योर्ड को उससे मिलेगा नहीं, पर मैंने बोला था वो कंट्रैक्चुअल नहीं है ना, इसलिए लोग ऐसे ही आंसर दे रखा है, याद आ रहा है? लास्ट क्लास मैंने बोला भी था ये बात, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैश फ्लो से मिलेगा। यही तो डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल बॉन्ड्स एंड एबीएस। जो एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज है उस पर कोई ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं होता है, कंपनी का ऑपरेशन हो रहा है, उसमें तो कोई बिजनेस है ही नहीं ना, उसमें तो जो कोलैटरल एसेट्स है उसी से पैसा मिलता है। पर कंपनीज लोग जो बॉन्ड इशू कर रहा है उस पर कंपनी जो कैश फ्लो कमा रहा है बिजनेस से उससे पैसा मिलता है, और अगर सिक्योर्ड है तो अगर वो पैसा सफिशिएंट नहीं है तो अपने को वो जो कोलैटरल है उससे पैसा मिलता है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लाइव वाले ये नहीं सोचे कि फेस टू फेस वाले का गलती हो गया, वो फेस टू फेस पे लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं ना, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ विच इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ इंट्यूशन। तो जिसका रॉन्ग भी हुआ उसको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, नो इश्यूज। क्वेश्चन 6, Antilla's AG's issuer specific credit spread rises by 25 basis points per annum 1 year after the FRN issuance। इश्यूअर स्पेसिफिक क्रेडिट स्प्रेड आपको याद है 250 बेसिस पॉइंट था, MRR प्लस 250 बेसिस पॉइंट। एक मिनट, राज पुरोहित बोल रहा है बी और सी में डिफरेंस क्या है? एक मिनट, बी और सी में डिफरेंस क्या है? राज पुरोहित बोल रहे हैं द एंटिलास एजी नोट्स रिलाई ऑन द ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ द फर्म एज द सोल सोर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट। सीरियसली राज पुरोहित, क्या आपको बी और सी में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है? या ऐसा है कि मेरे जोर जोर से रीडिंग करने के बाद ही समझ में आता है? बी बोल रहा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो एज द सोल सोर्स फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, और सी बोल रहा है एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सॉरी सर, ठीक से रीड नहीं किया था, ये वो बोलेगा भी। कुछ नहीं बोल रहे तो भुजिया खाओ, समझे? हाँ, ओके। यहाँ पे आते हैं अपने
तो यहाँ पे द स्प्रेड वाज 250 बेसिस पॉइंट, आपको याद होगा, MRR प्लस 250 बेसिस पॉइंट ये था, एंड आई सेड 250 रिमेन्स व्हाट फिक्स्ड। मैंने बोला था 250 रिमेन्स व्हाट फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होता है। पर बाजार में अदानी का क्रेडिट रेटिंग गिर गया है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के कारण, बिकॉज ऑफ विच बाजार को 250 नहीं 275 चाहिए, बाजार को चाहिए। तो इन दैट केस द बॉन्ड विल स्टार्ट ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट, बॉन्ड का दाम गिर जाएगा, कूपन रेट चेंज नहीं होगा। ये डिस्कस किए थे अपने साथ साथ, ठीक है। तो कि बॉन्ड का 250 फिक्स्ड है, कूपन वो उतना ही देगा, पर साहब हम लोग को चाहिए ज़्यादा, जैसे ही तुमको चाहिए ज़्यादा और वो कमती दे रहा मतलब खराब बॉन्ड है, उसका प्राइस क्या होगा, फॉल करेगा। डिस्कस हुआ था। कौन सा आंसर होगा देख लें आप लोग, रीडिंग खुद करना, राज पुरोहित आपको। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ कूपन विल चेंज। जाहिर है अपने खोजेंगे कूपन विल नॉट चेंज, वो वाला ऑप्शन ढूंढेंगे ना, कूपन विल नॉट चेंज, विच इज द आंसर सी, कूपन विल नॉट चेंज। ठीक है, जो बाजार को ज़्यादा रेट चाहिए ना उसको बोलते हैं मार्केट डिस्काउंट रेट। क्या बोलते हैं, मार्केट डिस्काउंट रेट, बिकॉज वो काम आता है प्रेजेंट वैल्यू करने में। कूपन तो न्यूमरेटर है, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू करने मार्केट डिस्काउंट रेट। तो द मार्केट डिस्काउंट रेट गोज अप बट द कूपन रेट रिमेन्स व्हाट सेम, एंड देयरफॉर द बॉन्ड प्राइस विल व्हाट फॉल। समझ गए, ये चीज़ एक्स्ट्रा लिख लो उसमें। एडिशनल नोट्स बेस्ड ऑन MCQs, एडिशनल नोट्स बेस्ड ऑन MCQs। अंश को अकेला को मजा क्यों उठाने दे, एडिशनल नोट्स बेस्ड ऑन MCQs। जब वो इस तरह MCQ बोलो तो जो नंबर बोल रहा है MCQ का वो नंबर है जो आपके आज के ड्राइव पे दिखेगा। समझ गए ना, जो नंबर बोलूंगा तो इन दैट केस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सॉवरेन बॉन्ड्स are not secured by any collateral. Sovereign bonds are not secured by any collateral. Sovereign bonds are not secured by any collateral. Dot dot dot. But they are safe. But they are safe because. But they are safe because they are backed by taxation and fiscal power. But they are safe because they are backed by taxation and fiscal power. They are safe because they are backed by taxation and fiscal power. Question number 5. Source of repayment. क्वेश्चन नंबर 5, सोर्स ऑफ रीपेमेंट। सोर्स ऑफ रीपेमेंट से 2 एरो निकालना है, लेफ्ट साइड में सिक्योर्ड बॉन्ड, राइट साइड में अनसिक्योर्ड बॉन्ड। लेफ्ट साइड में सिक्योर्ड बॉन्ड, राइट साइड में अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर्ड बॉन्ड के नीचे फर्स्ट बुलेट, सिक्योर्ड बॉन्ड के नीचे फर्स्ट बुलेट प्राइमरी, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स डैश ऑपरेटिंग CF, प्राइमरी सोर्स डैश ऑपरेटिंग CF, ऑपरेटिंग CF। सिक्योर्ड में ही दूसरा बुलेट, सिक्योर्ड में ही लेफ्ट साइड में दूसरा बुलेट सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स कोलैटरल, सेकेंडरी सोर्स कोलैटरल, सेकेंडरी सोर्स कोलैटरल। राइट साइड में जो अनसिक्योर्ड था उसमें लिखना है ओनली सोर्स, ओनली सोर्स डैश ऑपरेटिंग CF, ओनली सोर्स डैश ऑपरेटिंग CF, ओनली सोर्स डैश ऑपरेटिंग CF। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 FRN, क्वेश्चन नंबर 6 FRN। FRN से 2 एरो, लेफ्ट साइड में कूपन रेट, राइट साइड में मार्केट डिस्काउंट रेट। लेफ्ट साइड में कूपन रेट, राइट साइड में मार्केट डिस्काउंट रेट। लेफ्ट साइड में कूपन रेट, राइट साइड में मार्केट डिस्काउंट रेट।
कूपन रेट के नीचे लिखना है सपोज MRR प्लस 250 BP, सपोज MRR प्लस 250 BP, 250 को सर्कल और उसके नीचे मैंने सर्कल के नीचे एरो देखे, इट रिमेन्स फिक्स्ड, इट रिमेन्स फिक्स्ड, इट रिमेन्स फिक्स्ड। राइट साइड में मार्केट डिस्काउंट रेट पे लिखना है ऑन द इशुइंग डेट, ऑन द इशुइंग डेट, जिस दिन इश्यू हुआ, ऑन द इशुइंग डेट, कॉमा मार्केट डिस्काउंट रेट इक्वल टू कूपन रेट, ऑन द इशुइंग डेट, कॉमा मार्केट डिस्काउंट रेट इक्वल टू कूपन रेट इक्वल टू MRR प्लस 250, ऑन द इशुइंग डेट मार्केट डिस्काउंट रेट इक्वल टू कूपन रेट इक्वल टू MRR प्लस 250, इक्वल टू MRR प्लस 250, 250 को सर्कल, 250 सर्कल, सर्कल करके एरो टर्न के, हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, 250 को सर्कल करके नीचे एरो, हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, this portion that is issuer specific credit spread, this portion that is issuer specific credit spread, this portion that is issuer specific credit spread can change and bond will not trade at par, and bond will not trade at par, and bond will not trade at par, bond will not trade at par। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन 7 पे आइए। क्वेश्चन 7 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा है ना वहाँ? हाँ। Calculate the value of Entela's payment to bond holders on the maturity date if the MRR is 0.25% for the final interest period। निकालो कूपन। बोला जो लास्ट वाला कूपन है ना वो आपको निकालना है, लास्ट वाले का MRR 0.25% है, लास्ट वाला कूपन निकालना है, लास्ट वाले का MRR 0.25% है, लास्ट वाला कूपन निकालना है, लास्ट वाले का MRR 0.25% है, लास्ट वाला कूपन निकालना है, लास्ट वाले का MRR 0.25% है। और केवल कूपन ही निकालना है, पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एंटलास पेमेंट टू बॉन्ड होल्डर्स, तो पेमेंट तो लास्ट में प्रिंसिपल भी होगा ना, आई डिडंट रीड इट प्रॉपर्ली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पेमेंट टू बॉन्ड होल्डर्स ऑन द मेच्योरिटी डेट, लास्ट में कितना पेमेंट होगा बताइए, अगर लास्ट वाला कूपन रेट के लिए MRR 0.25% है, समझ गए? तो लास्ट में जो प्रिंसिपल है 250 मिलियन था प्रिंसिपल, सिंस आपके पास है नहीं तो दिख रहा नहीं होगा, जो प्रिंसिपल था ना वो 250 मिलियन था, दिख रहा है? तो 250 मिलियन भी वापस मिलेगा प्लस कूपन मिलेगा, 250 मिलियन प्लस कूपन मिलेगा। अगर ये दिख रहा है आपको तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आंसर होगा नहीं, या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। लास्ट वाला कितना पेमेंट मिलेगा बोल रहा है, तो या तो आंसर बी होगा या सी होगा, ठीक है? ऑयंड्रेला चैटर्जी का आंसर सी है, आदित्य राठी का आंसर सी है, अनहाद का आंसर बी है, ऑयंड्रेला ने आंसर चेंज किया है, बी है। प्रिया का आंसर सी है, बाकी सब का आंसर बी है। व्हाट इज योर आंसर इन द फेस टू फेस बैच? बी इज द आंसर। किए तो थे लास्ट क्लास का जो नोट्स है उसके हिसाब से ही करते, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो 0.25 प्लस 2.5
इक्वल टू 2.75% ऑफ 250 मिलियन इंटू 1/4। 2.75% ऑफ 250 मिलियन इंटू 1/4 ये कूपन अमाउंट होगा, और इस पे ऐड किए प्लस 250, तो इज इक्वल टू, ठीक है, 0.25 प्लस 2.5, 2.75% ऑफ 250 इंटू 1/4। अमित केडिया बोल रहा है बाकी सब लोग को, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, अगर फ्रीक्वेंसी एनुअल होता तो आंसर सी होता। ये अमित केडिया बता रहा है आप लोग सबको, ठीक है, कि अगर एनुअल कूपन होता तो आंसर सी होता, ठीक है ना। आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अमित केडिया का नाम लिख के, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। आई थिंक मिलियंस वगैरह से कोई परेशान नहीं होगा। फॉर द पर्पज ऑफ एनीबडी हु इज अ लिटिल बिट स्केप्टिकल, लाख करोड़ वगैरह बाहर में मेरे को तो अच्छा लगता है। आई थिंक दैट शुड हैव बीन द वे। 3-3 जीरो में ऑपरेट करते हैं लोग। 3 जीरो माने 1000, और 3 जीरो आ गया तो क्या मिलियन, और 3 जीरो तो क्या बिलियन, और 3 जीरो तो क्या ट्रिलियन। कितना ईजी है, सिंपल दैट वे। वो तो अपना हैबिट लग गया लाख और करोड़ का, वरना आई थिंक दैट इज ट्रिमेंडस कि ऑपरेटिंग इन 3-3 जीरोस, ठीक है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 8, Antilas decides to raise new secured unsubordinated bond. Unsubordinated माने सीनियर, तो एंटिलस ने डिसाइड किया और एक नया बॉन्ड इशू करेगा, सीनियर सिक्योर्ड नया बॉन्ड इशू करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, एक मिनट, प्रिया बोल रही है 2.5 कहाँ से आया सर, ओके। प्रिया बोल रही है 2.5 कहाँ से आया। ये प्रिया यहाँ लिखा हुआ था इंटरेस्ट MRR प्लस 250 बेसिस पॉइंट। हम लोग तो रीड किए थे प्रिया, हो सकता है बार बार दिख रहा नहीं है क्वेश्चन तो आपसे स्किप हो गया हो। MRR प्लस 250 बेसिस पॉइंट था ये, तो MRR 0.25% और 250 माने 2.5, तो 0.25 प्लस 2.5 2.75%। इट वॉज गिवन MRR प्लस 250 बेसिस पॉइंट, तो 0.25 प्लस 2.5। होप आपको क्लियर है। 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% होता है। ये सब ये क्वेश्चन कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट बिटवीन द इशूअर्स न्यू डेट एंड एग्जिस्टिंग डेट। तो एग्जिस्टिंग डेट जो था वो सीनियर सिक्योर्ड था, नया डेट भी सीनियर सिक्योर्ड है, यानी दोनों का दोनों प्लैटिनम प्लस है। एग्जिस्टिंग डेट सीनियर सिक्योर्ड था, नया डेट भी सीनियर सिक्योर्ड है। तो बोल रहा है प्रायोरिटी के बारे में, किसको पहले पैसा मिलेगा किसको बाद में पैसा मिलेगा। प्रायोरिटी वाइज कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप लोग रीड कर लीजिए, ओके। प्रायोरिटी वाइज कौन सा स्टेटमेंट सही है आप लोग रीड कर लीजिए। तो एवरीबडी इन द लाइव बैच हैज गिवन द आंसर करेक्ट। आप लोग भी बता दीजिए क्या आंसर होगा। ए, बिकॉज द एजी नोट्स हैव अ पैरी पैसो और इक्वल फुटिंग क्लॉज, दिस डेट ऑब्लिगेशन विल बी ट्रीटेड द सेम एज एनी अदर सिक्योर्ड सीनियर। अनसबॉर्डिनेटेड को मेरे को मन कर रहा है पढ़ने का, सीनियर डेट फ्रॉम द बोरोवर, पैरी पैसो। एडिशनल नोट्स जो चल रहा था उस पर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8, पैरी पैसो क्लॉज, स्पेलिंग दिख रहा है आपको। पैरी इज मोर लाइक हिंदी का परी, PARI, पैसो PASSU, ओके। पैरी पैसो डैश इक्वल फुटिंग डॉट डॉट डॉट, बॉन्ड्स ऑफ द सेम क्लास, bonds of the same class, bonds of the same class will be subject to equal treatment, will be subject to equal treatment. Bonds with the same class will be subject to equal treatment.
अब इक्वल ट्रीटमेंट के ना जानबूझ के डिक करूँ, बिकॉज मेरे को डिक करे बिना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इन दैट केस मेरा फीलिंग्स क्या आता है बता रहा हूँ, और ये सब क्या होता है आपके और नेचुरली बैठता है। जो पहला वाला बॉन्ड इशू हुआ था ना एंटिलाज एजी का, फुल स्क्रीन करना, जो पहला वाला बॉन्ड इशू हुआ था, सपोज उस पर था मशीन ए कोलैटरल, क्या था, मशीन ए वाज द कोलैटरल जिसके अगेंस्ट पे सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड इशू था, मशीन ए। वो मशीन ए का वैल्यू उस समय 300 मिलियन था, कितना, 300 मिलियन यूरोस का वैल्यू कराए थे एक्सपर्ट लोग से, और 250 मिलियन का बॉन्ड इशू हुआ था। तो बॉन्ड होल्डर्स को भी लगा हाँ यार ठीक ही है, अभी तो 300 मिलियन में 50 का क्वेश्चन भी है। फील आ रहा है तुमको, या तो एक तरह से पैसा आएगा तो वो फील आएगा वो अपना पैसा लगा के, समझ गया, या ऐसे पैसा नहीं, तुमने पैसा लगाया तुम सोच रहे हाँ 300 का कवर है यार ठीक है। अब जब ये नया बॉन्ड इशू हुआ, ये लोग जो नया बॉन्ड इशू कर रहे हैं, या तो इसमें भी कोलैटरल मशीन ए होगा। अब अगर इसमें भी कोलैटरल मशीन ए हुआ तब तो पुराने बॉन्ड होल्डर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बिकॉज अपने पैरी पैसो बोल रहे हैं। पैरी पैसो का मतलब हुआ सपोज नया बॉन्ड 200 का इशू हो रहा है, कितना, 200, तो 250 प्लस 200 कितना आउटस्टैंडिंग हो गया, 450, 250 प्लस 200 450 आउटस्टैंडिंग हो गया। एंड कोलैटरल वही है मशीन ए, जो कि पहले कितने का था, 300, और अपने अनुसार मशीन्स वगैरह का वैल्यू अप्रिशिएट होता है कि डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट, तो और तो उसका वैल्यू गिर गया होगा। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा धोखा कर दिया शुरू वाले डिबेंचर होल्डर्स के साथ। आपको नहीं लग रहा है, प्लीज फील इट, एकदम चीटिंग में ये नहीं होता है, ये तो चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी व्हाट हैड हैपेंड इज दैट, सुनने को आता है, आई एम नॉट श्योर, समबडी वाज शेयरिंग विद मी दैट कोई यूनिवर्सिटी है शायद LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो इतना जोर का एडमिशन हिस्सा ले लिया, आई मे बी रॉन्ग, मैं बोल रहा, मेरा सुना सुनाया बात है, तो नोबडी शुड कॉर्नर मी, ठीक है, अगर ये यूट्यूब पे वीडियो चल जाए तो, कि दे टुक सो मच ऑफ एडमिशन फॉर द न्यू ना, कि बैठाने का जगह ही नहीं और टीचर्स के पास वो नहीं है, तो उस कारण से सारे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का क्लास कैंसिल हो रहे हैं, समझ गए क्या। तो इसको क्या बोलते हैं, गड़बड़ हो गया ना ये चीज़। तो यू कैन अंडरस्टैंड सेम चीज़ है कि 250 प्लस 200 450 का आउटस्टैंडिंग हो गया और कोलैटरल वही है। इसलिए LOS-B में, और मैं LOS फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं कई बार LOS-B का बात पहले बोल दे रहा हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल। क्या, नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल का क्लॉज होता है इंडेंचर के अंदर, अंश लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग मत लिखो, मैं लिखा दूंगा, नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल। तो वो नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल जो है, इसका मतलब ये हो गया कि आप इस कोलैटरल के अगेंस्ट में नया डेट इश्यू नहीं कर सकते हो, इस कोलैटरल के अगेंस्ट में नया डेट इश्यू नहीं कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल। ये एक सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, समझ गए। और आप जब बाई कर रहे हो एक सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड, तो आप बाई करते समय के पहले आपको जो इंडेंचर है, क्या बोला, इंडेंचर नाम लिया था मैंने फर्स्ट क्लास, वो इंडेंचर में चेक करना चाहिए क्लॉज है ना, नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल, समझ गया, नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल। जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा वो आपको क्या बोलेगा, है ऐसे होता थोड़ी, कंपनीज लोग को अपना गुडविल का वो लोग करेगा नहीं, भाई करेगा तो लिख देना, क्या इशू, तुम इतना क्यों उतावला हो रहा है अपना पैसा लगाने के लिए ऐसे बॉन्ड में, समझ गए, नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलाता हूँ इसको, सपोज नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल लिखा हुआ था, और जो नया वाला बॉन्ड इशू हो रहा है ना, सीनियर सिक्योर्ड नया वाला बॉन्ड जिसका आपने क्वेश्चन किए हैं, वो नए वाले बॉन्ड में 200 मिलियन का बॉन्ड इशू हो रहा है, और उस पर कोलैटरल मशीन बी है, क्या है, मशीन बी, और मशीन बी का वैल्यू उस समय इशू के टाइम पे 250 है, सही है, याद है, पुराना वाला बॉन्ड 250 का था, कोलैटरल 300 का था उस समय, अभी नया बॉन्ड इशू हो रहा है वो 200 का है, कोलैटरल 250 का है, होप यू आर ओके विद इट। अब क्या होगा, 2-3 साल बाद गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हुआ का मतलब द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी आर नॉट सफिशिएंट, सो कूपन डिफॉल्ट हो रहा है, कूपन क्या हो रहा है, डिफॉल्ट, और सपोज ग्रेस पीरियड लिखा हुआ नहीं था इसमें, वो जो प्रॉस्पेक्टस था ना उस पर सारा डिटेल्स लिखा हुआ नहीं था, वरना प्रॉस्पेक्टस में ग्रेस पीरियड लिखा रहता है कि कब पे करना है और क्या ग्रेस पीरियड होगा। ग्रेस पीरियड 30 दिन है कि जो डेट है पे करना है, वरना 30 दिन के बाद डिफॉल्ट गिना जाएगा, कोर्ट पे जा सकते हैं, कोर्ट पे चले गए तो उस केस में कोलैटरल का नीलामी होगा, कोलैटरल बिकेगा, कोलैटरल बिका तो जो 300 वाला था ना, 300 वाला वो बिका 180 पे, कितने बिका, 180 में, तो 250 वाले लोग को 180 मिल जाएगा, उससे कोई छू नहीं सकता है उसको, ठीक है।
और ये जो सेकेंड वाला कोलैटरल है, जो 200 का बॉन्ड था और 250 का कोलैटरल, वो बिका, वही बिका 180 पे। चलो वही बिका 180 पे। ये लोग का 20 का शॉर्टफॉल, वो लोग का 70 का शॉर्टफॉल, सही बोल रहा हूँ? ये लोग का 20 का, वो लोग का 70 का शॉर्टफॉल। अब 20 और 70 के लिए लोग लाइन लगा लेंगे, ये लोग लाइन लगा लेंगे बाकी लोग के साथ, ठीक है? तो ये लोग लाइन सामने की तरफ लगाएंगे कि पीछे की तरफ? सामने, बिकॉज ये लोग सिक्योर्ड है, ये लोग सिक्योर्ड है, करेक्ट है। अब जाके जो वो बाकी अनइनकम्बर्ड एसेट्स, याद होगा वर्ड अनइनकम्बर्ड एसेट्स, वो बिकेगा और उससे जो पैसा रियलाइज होगा वो पैसा पहले इन लोग के पास जाएगा, सीनियर के पास। उसके अलावा अलग से कंपनी में सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड भी हो सकता है। कौन सा? सीनियर अनसिक्योर्ड। तो ये लोग जो लाइन लगाए हैं ना 70 और 20 के लिए, ये लाइन 70 + 20 + सीनियर अनसिक्योर्ड, 70 + 20 + सीनियर अनसिक्योर्ड से वो 500 का है। तो 570 में सबसे पहले लाइन में खड़े हैं लोग, उसके पीछे अब जूनियर अनसिक्योर्ड भी होंगे। वो 570 का लाइन खड़े और सपोज रियलाइज होता है 400, रियलाइज होता है 400, तो 400 और मिलना है 570, इन लोग को प्रोपोर्शनेट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोपोर्शनेट। दैट इज पैरी पैसो, दैट इज पैरी पैसो, ठीक है? ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। सर क्या इस तरह से जैसे आप बोल रहे हैं वैसे पूछेगा? कोई हालत में नहीं पूछ सकता है, नहीं पूछेगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अप्लाइंग कॉमन सेंस। सर आप ये बोल रहे हैं, आप ये लिखाएंगे तो हाथ नहीं, ठीक है? तो ऐसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तुम जीपीटी को जाके पूछो ना कि भाई एक काम करो, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बनाओ, हिंदी में ही बोलो उसको, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बनाओ जिसमें लायबिलिटी साइड में तरह तरह का बॉन्ड्स हो। सीनियर सिक्योर्ड अगेंस्ट अ कोलैटरल, सीनियर सिक्योर्ड अगेंस्ट अनदर कोलैटरल, ठीक है? सीनियर अनसिक्योर्ड, सबऑर्डिनेट अनसिक्योर्ड, ठीक है? एंड देन प्लीज अराइज अ सिचुएशन जहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज, जहाँ पे कंपनी डिफॉल्ट किया तो कैसे कैसे रिकवरी हो रहा है, उसका अलग अलग सिनेरियो से न्यूमेरिकली मेरे को समझाओ। वो सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 चाप चाप के बताएगा। समझ गए? उसको बोले हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, जैसे तुम्हारा मन है वैसे बताओ, ठीक है? मेरे से बेटर एग्जांपल आएगा उसका। मेरा तो सुनते हुए आपको सुनते क्या बोले, 70 बोले, 50 बोले सर, किसी को हो सकता है हिंदी अच्छा नहीं लग रहा है, बीच में हिंदी यूज़ कर रहा हूँ 70, ओके? तो यू डू इट दैट वे, ओके? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 अपना हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 to 13 ये बुक का नहीं है, ये हमने जीपीटी से बनाया है आज सुबह। सिमिलर क्वेश्चन जीपीटी से बनाया है। जो इसके पहले वाला था ये बुक का था, सीएफए इंस्टीट्यूट का था। 9 to 13 हेलियोस लिमिटेड, अ यूएस बेस्ड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर इश्यूज अ 5-year सीनियर सिक्योर्ड फ्लोटिंग रेट नोट विद द फॉलोइंग टर्म्स। सीनियर सिक्योर्ड एफआरएम, प्रिंसिपल 100 million, कूपन 3 month कंपाउंडेड सोफर प्लस 120। 3 month कंपाउंडेड सोफर, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। 3 month सोफर प्लस 120। सब मेरे को सोफर नहीं पता, वो सोफर हो या लोफर हो या टोफर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इट इज़ अ MRR प्लस 250, माने MRR प्लस 120। फालतू चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। प्रिया MRR प्लस 120 है, ध्यान रखना, तो भूलना मत बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो कि सब 1.2 कहाँ से आया, ठीक है? और 3 month है, वहीं से पता चल गया फ्रीक्वेंसी 3 month है। अपने MRR में 1.2 ऐड करेंगे, परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू और इनटू 1/4 करेंगे, ठीक है? कूपन रीसेट क्वार्टरली, सोफर इज ऑब्जर्व्ड कंपाउंडेड इन एडवांस एंड कूपन इज पेड इन अरियर एट द एंड ऑफ द पीरियड। कल जो बात हुआ था, सीनियरिटी पैरी पैसो विद अदर सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड, कविनेंट्स, क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन, क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन। ये लोग क्या लिखा है? डिफॉल्ट ऑन एनी अदर बोरोइंग अबव $10 million ट्रिगर्स डिफॉल्ट ऑन दीज नोट्स। बोला अगर कोई भी लोन वगैरह है कंपनी के बुक्स में और कंपनी उसमें 10 मिलियन से ऊपर का डिफॉल्ट करता है, कितने मिलियन से ऊपर का? 10 मिलियन से ऊपर का, तो माना जाएगा ये भी बॉन्ड डिफॉल्ट में है और ये बॉन्ड के डिफॉल्ट होल्डर्स जो है वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं। इन लोग का नहीं मारा है, कंपनी किसी और का 10 मिलियन से ऊपर का पैसा अगर मारा है तो उस केस में दीज बॉन्ड्स विल ऑल्सो कम इन टू डिफॉल्ट। क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन, क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन, अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड ये प्रोविजन क्यों है, तुम्हारे उतरेगा नहीं स्पाइन में। समझो चीज को, सारे जन इक्वली स्ट्रांग नहीं होते पैसा रिकवरी में, ये मानते हो ना? अगर तुम लोग सब मेरे से पैसा मानते हो, माने यू ऑल आर ऑल माई क्रेडिटर्स, तो मेरे से पैसा पाता है, तुम भी पाता है, तुम भी पाता है, तुम भी पाता है, और कल के दिन मैं दिवालिया डिक्लेयर करता हूँ, दिवालिया डिक्लेयर करता हूँ, आई डिक्लेयर बैंक्रप्सी कि भाई नहीं है मेरे पास, कोर्ट बचाओ मेरे को,
ठीक है, दिवाली डिक्लेयर करता हूँ, तो उस केस में क्या होता है, नॉर्मल लाइफ में जो पर्सन बहुत बड़ा गुंडा टाइप है ना, अपने उसको बुला के पहले सलटा देंगे, पता है ना वो क्या क्या कर लेगा अपना, कि भाई तुम ले भाई, अब तुम झमेला मत करना। तो देयर इज सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन व्हिच हैपेंस, एंड ऐसा नहीं कि सर ये तो इस तरह होता है, आप तो बात करें सर बॉन्ड का 250 मिलियन, वहाँ और होता है, वहाँ और होता है, और इनफैक्ट होने के बाद लोग सोचते हैं उसके पास जाके अलग से डील कर लेते हैं, हम तो अपना निकले पतला गली से। समझ गए, ये बहुत जोर से होता है। इसको रोकने के लिए बॉन्ड में पहले से ही क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन, कि अगर तुमने मेरा पैसा मारा तो सबका पैसा मारना पड़ेगा, क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन। इफ यू, और यहाँ लिखा हुआ है 10 मिलियन से ऊपर, बिकॉज कभी कभार बाई मिस्टेक चेक डिफॉल्ट नहीं होता है, चेक बाउंस होता है, बैंक में बैलेंस नहीं था, कुछ गलत सिग्नेचर हो गया था, तो उस कारण से कंपनी का डिफॉल्ट लीगल प्रोसीडिंग थोड़ी कर देंगे, तो उस कारण से 10 मिलियन का एक थ्रेशोल्ड कर दिया, किसी कारण से यार कुछ थोड़ा बहुत हो गया होगा वर्किंग कैपिटल इश्यू, और 10 मिलियन से ऊपर का, इज इट ओके? अब ये मत पूछना 10 मिलियन क्यों है, एग्जाम्पल ऐसे ही, ओके, जीपीटी को बोला नया एग्जाम्पल बना, उसने डाला, बढ़िया है, मैंने उसको बोल दिया क्रॉस डिफॉल्ट डाल देना, बिकॉज वो वर्ड है टेक्स्ट में, और अपने को उस वर्ड को डिफाइन तो करना नहीं है, समझ रहे हैं? इनकरेंस टेस्ट, इनकरेंस, एक स्टूडेंट सीएफए प्रोग्राम स्टार्ट किया, 1 महीना 1.5 महीना पढ़ते हुए हो गया, जोश आ गया उसको पढ़ के, बोला अचानक से पता नहीं क्या हो गया, घर जाके बोला पापा मैं एफआरएम भी साथ में स्टार्ट करूंगा, तो पापा यही बोलेगा ना, एक काम करो, एसएससीआई का जो मॉक टेस्ट होता है उसमें 90% से ऊपर ला के दिखाओ, तब जाके एफआरएम ज्वाइन करना। यानी बिफोर यू इनकर योर एनर्जी इनटू अ न्यू कोर्स एंड माई मनी, पापा का मनी, यू फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी आउट अ टेस्ट, दैट्स इनकरेंस टेस्ट। तो वैसे ही कंपनी जो है बोल रहा, द फर्म कैन नॉट इश्यू न्यू डेट इफ डेट टू एबिडा इज ग्रेटर देन, कैन नॉट इश्यू, हाँ, इफ डेट टू एबिडा इज ग्रेटर देन 3.5। अगर डेट बाय एबिडा, डेट तो रिस्की है ना, एबिडा तो अर्निंग्स है, तो डेट बाय एबिडा कम होने से सेफर है या ज्यादा होने से सेफर है? कम, डेट तो कम होना चाहिए, पर अगर डेट बाय एबिडा 3.5 से ऊपर है तो आप एक्स्ट्रा डेट नहीं ले सकते हो, यू कांट टेक एडिशनल डेट। ये जनरली कौन लोग सोचेंगे, सभी जन सोचेंगे डेट होल्डर्स, बिकॉज बाद में तो कटोरा लेके सभी खड़े होंगे ना कोलैटरल के बाद, तो अब ज्यादा ही लोग खड़े हो गए तो सबको मिलके कमती कमती मिलेगा, ठीक है। इनकरेंस टेस्ट कि in order for you to incur a new debt, to raise a new debt, you have to satisfy this condition, debt to EBITDA ratio greater than 3.5, ठीक है। तो यानी क्या किया, पैरी पैसो वर्ड समझ गए अपने ऊपर, तो हमने 2 वर्ड और डाले जो बाद में LOS-B में समझना है, एक तो क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन और एक इनकरेंस टेस्ट। व्हाट टेस्ट? इनकरेंस टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन 9, when is the coupon on the FRN determined and when is it paid? When is the coupon rate determined and when is it paid? तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए, कब कूपन डिटरमाइन होता है और कब पे होता है, चाप चाप के डिस्कस हुआ है क्लास में। तो ऑब्वियसली द आंसर इज ए, एडवांस्ड सेट पेएबल इन अरियर। हर पीरियड के बिगिनिंग में डिसाइड होता है स, और पे होता है एंड में। जैन टू मार्च का डिसाइड होता है 1 जैन में, पे होता है मार्च एंड में। अप्रैल टू जून का डिसाइड होता है 1 अप्रैल में, पे होता है जून में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ए इज द आंसर। इफ 3 मंथ सोफर फॉल्स मिडवे थ्रू अ कूपन पीरियड, 3 मंथ MRR गिर गया मिडवे, यानी 15 फेब को गिर गया 3 मंथ सोफर, हाउ डज इट अफेक्ट द कूपन पेमेंट? How does it affect the current coupon payment? Which is the answer? B. The current coupon remains unchanged. लिखा है the next reset will reflect the new SOFR. हाँ, जब 1.5 महीने बाद नया वाला रीसेट आएगा उस समय नया वाला सोफर होगा, बट आज के दिन कूपन रेट विल नॉट बी अफेक्टेड। डिस्कस हुआ था ये साफ साफ। हेलियोस डिफॉल्ट्स ऑन USD 20 मिलियन बैंक लोन, पैसा मार लिया किसी का, 20 मिलियन बैंक लोन, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू दी FRNs?
तो इस फ्लोटिंग रेट नोट का क्या हाल होगा। अगर किसी और का पैसा मार लिया 20 मिलियन का, तो इस फ्लोटिंग रेट का क्या हाल होगा, बी, इट विल गो इनटू डिफॉल्ट ड्यू टू द क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज। ये लोग जा सकते हैं कोर्ट में नीलामी के लिए। इसका तो नहीं मारा है, डजेंट मैटर, दे आर टेक्निकली इन डिफॉल्ट, दे आर टेक्निकली इन डिफॉल्ट। अगर किसी ने डेरिवेटिव का फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, कोई स्टूडेंट ने जो पहले से ज्वाइन कर रखा है डेरिवेटिव का फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, तो फर्स्ट चैप्टर में चेप के मैंने अदानी का एग्जांपल लेके सीडीएस सब पढ़ाया था, सीडीएस पढ़ाया था, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सीडीएस, ओके, जो एक इंश्योरेंस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर इस बॉन्ड पे सीडीएस बाई की है, तो सीडीएस जिससे बाई किया उससे अपने पैसा लेने तैयार हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। मैं ज़्यादा बोल रहा नहीं बिकॉज बहुत जगह किया हुआ नहीं है, खासकर फेस टू फेस में, ठीक है। देखो होता क्या है, जो स्टूडेंट्स पहले ज्वाइन किए वो लोग का जोश ठंडा हो जाता है, लाइव क्लासेस कमती करना चालू कर देते हैं, ठीक है। इट हैपेंस ऑन अ रोटेशनल मैनर। तो हम लोग भी क्या होता है, नया नया उन लोग को जेलसी देते रहते हैं, जैसे अभी मैं दे रहा हूँ कि नए वाले चेप के कर रहे हैं क्लास और पुराने वाले का जोश ठंडा हो गया, ठीक है। और नए नए बैच अनाउंस करते रहते हैं, जिससे आपको हर बार पिंग आता रहे, कहीं ना कहीं एवरी डे तुम उठो और तुमको ग्लानी हो, क्या कर रहा हूँ मैं, उस दिन जब ज्वाइन किया था क्या सोच के ज्वाइन किया था। नेक्स्ट ग्लानी आप लोग को होने वाला है, किस डेट पे बता दे रहा हूँ, 11 अक्टूबर, ओके। 11 अक्टूबर से वीकेंड बैच चालू होगा सीएफए का, जिसमें इकोनॉमिक स्टार्ट होगा वीकेंड, सैटरडे संडे, पर वो फेस टू फेस नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज वीकेंड काफ़ी बार आई एम नॉट देयर, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू डू इट कि इस बार फेस टू फेस है नहीं है, ये सब नहीं करना है मेरे को। तो 11 अक्टूबर से इकोनॉमिक स्टार्ट होगा, 11 अक्टूबर सैटरडे संडे शाम को 6 से 8 या 7 से 9 वैसा कुछ टाइम होगा, ठीक है। वहाँ पे विल स्टार्ट इको। तब तक देखते हैं आप लोग का जोश कितना मेंटेन रहता है, ठीक है, लाइव करने का। एनीवेज, सो यहाँ पे आंसर 11 का बी है, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, Helios plans to issue USD 200 million in new secured debt। 200 मिलियन इशू करने का मन है, कौन रोकेगा? तुम्हारा एफआरएम करने का मन है, पापा क्या बोले थे याद है ना, वो रोकेगा। करंट डेट टू एबिडा इज 4 और अलाउड नहीं था, अगर 3.5 से ज्यादा है तो इट वाज नॉट अलाउड। व्हाट इज द लाइकली आउटकम आफ्टर द एफआरएन इंडेंचर, under the FRN indenture, what is the likely outcome? क्या? Not allowed, because it breaches the incurrence test. It is not allowed, you are not allowed to, it breaches the incurrence test. At maturity, last date, the final 3 month SOFR reset is 0.4%. What is the total payment due to bond holders? आ जाओ प्रिया, लास्ट का अमाउंट पूछ रहे हैं। At maturity, the final 3 month SOFR is 0.4%. What is the total payment due to bond holders? किसी कोई अगर भूल गया है, क्या था? SOFR प्लस क्या था? 120। SOFR प्लस 120 था, SOFR प्लस 120 था। आप लोग को फाइनल पेमेंट बताना है क्या होगा। 0.4% सोफर है, 120 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड था। प्रिया तुम्हारा आंसर के लिए वेट कर रहे हैं। सोफर प्लस 120 था, प्रिया का आंसर आ गया, करेक्ट है। हनी चंचलानी मैंने मिस कर गया क्या? शायद आपका आंसर आया है क्या, प्लीज बताइए। हनी चंचलानी, बाकी बहुत जन का आंसर आ गया, कोई इशू नहीं है। हनी चंचलानी का आंसर का वेट कर रहा हूँ, शायद उन्होंने दे दिया होगा, मेरे से मिस हो गया, वापस टाइप कर दीजिए। या तो नाराज है और या फिर इंटरनेट का फ्लक्चुएशन है। सो
0.4 plus 1.2 is 1.6%. 1.6% of 100 million into 1/4. 1.6% ऑफ 100 मिलियन टू 1/4, वो मेरे ख्याल से 0.4 मिलियन आ रहे हैं, उसमें ऐड करेंगे 100, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. कई जन ने आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया विच इज रॉन्ग, वो लोग 1/4 करना भूल गए. 0.4 प्लस 1.2 इज 1.6. 1.6% ऑफ 100 इंटू 1/4. ये तीसरी बार प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है. कैसे भूल सकते हैं इंटू 1/4 करना, एनुअल कूपन इंटू फिर पीरियोडिक करके. 0.4 plus 1.2 which is 1.6% of 1% of 100 into 1/4. उसको ऐड करना है 100 में, 100.4. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने किया आज क्वेश्चन. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. चलो लिखो, पहले तो एडिशनल नोट्स पे लिख लो. एडिशनल नोट्स में एडिशनल नोट, वरना अंश आगे निकल जाएगा. एडिशनल नोट्स में ओ 1 मिनट रुको, इससे कलेक्टेड क्वेश्चन जारी था क्या? अभी शायद ख़त्म नहीं हुआ. वो क्रॉस डिफॉल्ट का क्वेश्चन नहीं दिए, वो दे तो दिए ना. ठीक है, ठीक है. हाँ लिखो, क्वेश्चन नंबर 11 एडिशनल नोट्स जो था. क्वेश्चन नंबर 11, क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन. क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन. क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन डैश. in case the company defaults, in case the company defaults on any obligation, on any obligation, on any obligation, comma, all other obligations are technically in default. All other obligations are technically in default. All other obligations are technically in default. Full stop. The purpose is not to allow the company, the purpose is not to allow the company to selectively exploit weaker creditors. Not to allow the company to selectively exploit weaker creditors. फीलिंग आ रहा है लैंग्वेज का? Not to allow the company to selectively exploit weaker creditors. Not to allow the company to selectively exploit weaker creditors. Are you getting the language? तो क्या सेम लैंग्वेज कोर में होगा? एकदम भी नहीं, कुछ और लैंग्वेज होगा. मेरे को जो समझ में आया मैंने अपने शब्दों में लिखा है, to selectively exploit weaker creditors. Next. Question number 12. Question number 12, incurrence test. Question number 12, incurrence, INCURRENCE, incurrence test. Incurrence test, dash. Company cannot raise fresh debt. Company cannot raise fresh debt unless it satisfies this test. Unless it satisfies this test. Unless it satisfies this test. This test. ओके, और एक लिख लो. जस्ट बुलेट दे रहे हो तो बुलेट वाइज, ठीक है, विदाउट एनी क्वेश्चन रिलेटेड. नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल, बिकॉज ये बोल दिया था ना मैंने, तो लिखा ही दो. नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल, ये आया नहीं है क्वेश्चन में, मैंने बोल दिया था. नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल. नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल डैश
This means the company cannot issue new debt. The company cannot issue new debt का मतलब होता है raise money. हाँ, issuing debt माने raise money. Cannot issue new debt with existing asset as collateral. With existing asset as collateral. With existing asset as a collateral. With existing asset as a collateral. Existing asset as collateral. और एक लिख लो, मेंटेनेंस टेस्ट. मेंटेनेंस टेस्ट तो ये इनकरेंस टेस्ट से रिलेटेड है. मेंटेनेंस टेस्ट ना, जो इनकरेंस टेस्ट था ना वो नए डेट के बारे में था कि नया अगर लेना चाहते हो एफआरएम तो उस केस में तुमको कम से कम इतना स्कोर करना पड़ेगा. नया डेट लेना चाहते हो तो डेट टू एबिटा रेशियो 3.5 से कम होना चाहिए. ठीक है, दैट वाज इनकरेंस टेस्ट नए डेट के लिए. मेंटेनेंस टेस्ट क्या होता है? ये होता है कि अगर आपका से डेट इक्विटी रेशियो 1.2 से ज़्यादा हुआ, मैंने आपको डेट इक्विटी रेशियो 1.2 से कम रखना है. अगर 1.2 से ज़्यादा हुआ तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग डेट है उसमें कुछ कुछ कंडीशंस ट्रिगर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल उसमें 2% कूपन ज़्यादा मिलेगा. बोल रहा है इफ़ द डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड्स 1.2 then the coupon rate will go up by 2%. कंडीशन लिखा हुआ. या then the company will have to pay the bond holders within a year. Within a year. ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस टेस्ट. दिस इज नॉट अबाउट न्यू डेट, दिस इज अबाउट एग्जिस्टिंग डेट का क्वालिटी अगर हर्ट हुआ तो कुछ कुछ पेनल्टी कंपनी पे इम्पोज होगा. वो पेनल्टी कुड बी हायर कूपन, वो पेनल्टी कुड बी रिडक्शन इन टेन्योर ऑफ द डेट कि 5 साल के बदले 2 साल में पैसा लौटाना पड़ेगा एंड सो ऑन. दैट्स कॉल्ड मेंटेनेंस टेस्ट. क्या था? मेंटेनेंस टेस्ट. समझ रहे? देखो मैंने इसलिए कैसे बोलूँ कि एलपीयू को बात हुआ कि एलपीयू नया स्टूडेंट्स को तभी नया बैच तब चालू कर सकता है जब एग्जिस्टिंग बैच का इतना कंप्लीट करा दिए. एक तो ये हो गया. एक हो गया कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का माने कुछ स्कोरिंग हो रहा है या प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे इंटर्नशिप हो रहा है. अगर उतना इंटर्नशिप नहीं करवाया तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लोग को फीस रिफंड करना पड़ेगा. ये हो गया मेंटेनेंस टेस्ट. समझ गए? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट टू द स्टूडेंटशिप. ठीक है, लिखो क्या? मेंटेनेंस टेस्ट डैश. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द इनकरेंस टेस्ट. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द इनकरेंस टेस्ट. This is different from the incurrence test. Different from the incurrence test. Full stop. This does not relate to raising new debt. This does not relate to raising new debt. This does not relate to raising new debt. Full stop. This relates to preserving the credit quality of existing debt. This relates to preserving the credit quality of existing debt. This relates to preserving the credit quality of existing debt. Preserving the credit quality of existing debt. Full stop. For instance, the maintenance test states that, for instance, the maintenance test states that, the maintenance test states that debt equity ratio should not exceed 1.2. Debt equity ratio should not exceed 1.2. Full stop. If it is breached, comma, there will be certain penalties imposed on the company. There will be certain penalties imposed on the company.
there will be certain penalties imposed on the companies. There will be certain penalties imposed on the company. Certain penalties imposed on the company, such as higher coupon, etc. ठीक है, तो 3-4 वर्ड्स नए हुए आज. पैरी पैसो, क्रॉस डिफॉल्ट, नेगेटिव प्लेज, इनकरेंस टेस्ट, मेंटेनेंस टेस्ट. ठीक है, तो ओके. अब अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं पॉइंट में. पॉइंट नंबर, देखो पॉइंट क्या चल रहा था, 12 कुछ हुआ था लास्ट क्लास. पॉइंट नंबर 13 बोलूँ? पॉइंट नंबर 13 बोल रहे हैं. अगर इसका पॉइंट नंबर मैच नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर, आप जो भी नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. पॉइंट नंबर 13, और पॉइंट नंबर 13 में लिखिए कंटिंजेंसी प्रोविजंस. पॉइंट नंबर 13, कंटिंजेंसी प्रोविजंस. एक स्टूडेंट है रोहन नितिन गौर, उसका कुछ इश्यू हो रहा है स्क्रीन के साथ, स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है. तो आप क्लास के बाद प्लीज़ स्टाफ को कांटेक्ट कर दीजिएगा. ठीक है, तो दे विल चेक इट आउट कि व्हाट्स हैपनिंग. हाँ, क्या लिखे हम लोग? कंटिंजेंसी प्रोविजन. कंटिंजेंसी प्रोविजन. ओके. सो पहले तो वर्ड को समझ लें. काफ़ी रेन वाले टाइम पे, रेनी सीज़न में हम लोग फेस टू फेस क्लास पे बोलते हैं कि देखो अभी रेनी सीज़न चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होता है, बिकॉज ऑफ विच तुम लोग प्लीज़ अपना व्हाट्सएप चेक कर लेना घर से निकलने के पहले, क्लास आते हुए. क्योंकि अगर वाटर लॉगिंग हुआ तो एक दिन ऐसा हुआ था मैं खुद नहीं घुस पाया. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ विच क्या फ़ायदा होगा? ऑफकोर्स यहाँ क्लास चल जाएगी, बट यू विल फील दैट ऑल द वे आए. ठीक है, तो वो एक कंटिंजेंसी हो गया ना. ओके, कि रेनी सीजन में ध्यान रखना है कि यार ये ऐसे भी और ऐसे भी, मतलब एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने कंटिंजेंसी हो सकता है. तो कंटिंजेंसी का मतलब वही होता है. ठीक है, आई कैन डिफाइन इट, बट कोई सेंस नहीं होगा. एन इवेंट और अ सिचुएशन, ओके, विच मे और मे नॉट हैपन. बॉन्ड्स के केस में कंटिंजेंसी प्रोविजन जो पॉपुलर है वो है कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड. मैं अपने आप लिखा दूंगा. कॉलेबल, 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो ये सुन रहे हैं. एक वो जो डेरिवेटिव का कम से कम क्लास नंबर 1 कर लिए हैं, जो यूट्यूब पे चढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव क्लास 1. और एक वो जो डेरिवेटिव का क्लास 1 भी नहीं किए हैं. ठीक है, तो इन दैट केस मैं दोनों की मदद से एक्सप्लेन करूँगा. पहले सेकंड टाइप के लिए जो लोग डेरिवेटिव का क्लास 1 नहीं किए हैं, कि कुछ नहीं आता डेरिवेटिव में. कॉल मतलब बुलाना, इसका मतलब बाई बैक प्रोविजन. क्या प्रोविजन? बाई बैक. कंपनी ने 10 साल का बॉन्ड इशू किया, 10 साल का बॉन्ड, तो 10 साल बाद आपको पैसा वापस मिलेगा. पर कंपनी ने कर दिया उस बॉन्ड को कॉलेबल आफ्टर 4 ईयर्स. कॉलेबल आफ्टर 4 ईयर्स, यानी 4 साल बाद कंपनी का मन किया तो कंपनी बाई बैक कर सकता है. क्या कर सकता है? बाई बैक, माने बुला सकता है, भाई वापस दे दो, आप लोग बॉन्ड वापस करो, पैसा लो. ठीक है, तो कंपनी कैन रिडीम द बॉन्ड प्रायर टू मैच्योरिटी. प्रायर टू मैच्योरिटी. सर कब कर सकता है ये? इंडेंचर में लिखा रहेगा. किस दाम पे कर सकता है, मतलब अगर 4 साल बाद कंपनी कॉल कर लिया तो कितना अमाउंट वापस देगा? 1000 देगा या 1000 से एक्स्ट्रा देगा? जनरली 1000 से एक्स्ट्रा होता है, बिकॉज एक तो आप अगले पार्टी को शॉक दे रहे हो और दूसरा जरा सा एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हो, नहीं चलता है. ठीक है, वैसे पार पे भी हो सकता है कॉल. इसको बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड. तो कॉलेबल बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच कैन बी redeemed by the company prior to maturity. Who has the right? Company. Investor does not have the right. Investor नहीं बोल सकता मेरा मन है वापस दे लेने का, नहीं. कंपनी का मन किया तो वापस लौटा सकते हैं. ठीक है, तो इट वुड बी वेरी वेरी स्टूपिड फॉर एनीबडी टू थिंक अच्छा ही तो है, 10 साल में पैसा वापस मिलने वाला था और 4 साल में पैसा मिल जाएगा, और इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? तो इस पर तो फिर तो ये होना चाहिए तुम पैसा दे रहे ही क्यों है. कोई स्टूडेंट का एक डाउट आया था एक बार कि 10 साल में पैसा मिलने वाला था, अच्छा ही तो है 4 साल में पैसा मिल जाएगा, तो इतना ही अच्छा लगाना है तो तुम डिबेंचर बाई मत करो, घर पे रख लो ना. अरे यार 10 साल तुमने बॉन्ड बाई किया, इसका मतलब योर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 10 years. You have requirement of money not after 4 years but after 10 years. So after 4 years if you get the money, what will you do? You will invest it elsewhere. And obvious है,
इफ़ यू अंडरस्टैंड, कंपनी जो है, एक मिनट, सुवजीत सेन क्या क्वेश्चन पूछा है बीच में सुनो। कैन द बॉन्ड होल्डर्स आस्क द डिजायर्ड प्राइस? एक बार इस क्वेश्चन पे स्टे करते हैं। बोला कैन द बॉन्ड होल्डर्स आस्क द डिजायर्ड प्राइस, मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो कॉल हो सकता है 4 साल बाद और बॉन्ड होल्डर बोलेगा उसको कितना पैसा चाहिए, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़। कैन यू अंडरस्टैंड? सो क्या होता है कि जब घर पे बैठते हैं ना वहाँ पे और कीबोर्ड होता है तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, नो दे कैन नॉट आस्क, इट्स ऑलरेडी प्री स्पेसिफाइड, पहले से स्पेसिफाई रहता है। और किसी भी बॉन्ड होल्डर को खराब लग रहा है ये बाई करते समय, नहीं सर ये कोई बात हुआ क्या, कंपनी क्यों डिसाइड करेगा, कॉल करेगा तो मत बाई करते बॉन्ड, मत बाई कर, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दूसरे बॉन्ड्स भी तो है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच के बाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब सर कंपनी का बॉन्ड इश्यू फेल हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग सोचे कंपनी को क्यों ऑप्शन दे, कंपनी को ये पता है कि नहीं पता है, पता है, तो कंपनी उस बॉन्ड में अट्रैक्टिव फीचर्स डालते हैं, उस बॉन्ड का इशू लोअर दाम पे करता है, उसका कूपन रेट हायर होता है, यही बोलता है 4 साल बाद कॉल किए तो आपको 1000 नहीं 1100 वापस देंगे, मैंने उसके साथ एडेड वो एडेड कुछ फीचर्स होता है जिससे आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे कि देखो अगर नॉर्मल बॉन्ड बाई किए तो 12% कमाएंगे, ये वाले बॉन्ड में 13% का स्कोप है, आपको 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है कॉलेबल बॉन्ड में। और रिस्क है, रिस्क है द बॉन्ड कैन बी कॉल्ड, एंड व्हेन विल द बॉन्ड बी कॉल्ड, ये बोलना अटक गया मैं बीच में, उनका डाउट आ गया। कंपनी बॉन्ड कब कॉल करेगा, थिंक यू आर द कंपनी, तुमने 10 साल का बॉन्ड इशू किया था और 4 साल बाद तुम पैसा क्यों चुकाना चाहेगा, क्योंकि बाजार में इंटरेस्ट रेट गिर गए, मार्केट में इंटरेस्ट रेट हैज फॉलन, इफ मार्केट में इंटरेस्ट रेट हैज फॉलन टू 7-8%, तुम क्या करेगा, 6 साल का नया बॉन्ड इशू करेगा ऑफ 7-8% एंड यूज द मनी टू रिफंड द बॉन्ड ऑफ 12%। नया बॉन्ड इशू करोगे 7-8% का एंड रिफंड द ओल्ड बॉन्ड विच वॉज पेइंग व्हाट 12%, तो आपका रिमेनिंग 6 years में आपने इंटरेस्ट बचा लिया ना, यू डोंट हैव टू पे 12, यू हैव टू पे व्हाट 7-8, द बॉन्ड होल्डर विल सफर, बॉन्ड होल्डर विल सफर बिकॉज द बॉन्ड होल्डर विल बी हैविंग टू इन्वेस्ट द मनी एल्सवेयर एट 7-8%, बाजार में तो रेट गिर गया, उसको 7-8% पे कहीं और पैसा लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल रिस्क, व्हाट रिस्क, कॉल रिस्क, ठीक है। अब कुछ ऐसे बॉन्ड होल्डर्स होते हैं जो ये फोरकास्ट करते हैं कि 4 साल बाद पता है इंटरेस्ट रेट गिरेगा नहीं, मेरे को पता है, उसको पता है, भगवान का आया है उसको, जो भी उसको पता है, और कंपनी तो 12 के बदले 13 दे रहा है, चल बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, यही वाला बॉन्ड बाई करते हैं, कंपनी तो एक्स्ट्रा दे रहा है 1%, और कंपनी को तो पता ही नहीं है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा नहीं, इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा, कंपनी कॉल नहीं करेगा, मैंने रिस्क भी लिया और रिस्क हुआ भी नहीं और फायदा हो गया, अंडरस्टूड। सब अपना अपना बुद्धि लगाते हैं, इज अ बिग मार्केट। तो कॉलेबल बॉन्ड का मतलब ये है, तो कॉलेबल बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच कैन बी कॉल्ड repurchased by the company prior to maturity at a predetermined price. Investor is suffering call risk. What? The risk of the bond being called at a time when interest rates are low and he will have to reinvest the proceeds at a lower rate. जगह जगह में आने वाले चैप्टर्स में कम से कम 2-2.5 घंटे का कॉलेबल बॉन्ड पे डिस्कशन है, केवल कॉलेबल बॉन्ड पर डिस्कशन 2-2.5 आवर्स का आने वाला है इन द क्लासेस टू कम इन डिफरेंट प्लेसेस। फॉर द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस इज इनफ कि कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है। तो कॉलेबल बॉन्ड में नाउ फॉर दोज हु हैव डन डेरिवेटिव्स का एटलीस्ट एक क्लास बोलो, नॉट एक चैप्टर, उनके लिए कॉलेबल बॉन्ड इज अ बॉन्ड विद एन एम्बेडेड कॉल ऑप्शन, उसमें एक छुपा हुआ कॉल ऑप्शन है, ठीक है, हक है। कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाय, हु हैज द राइट टू बाय? द कंपनी इज एंजॉयिंग द राइट टू बाय, दैट्स अ कॉलेबल बॉन्ड, ठीक है। उसका उल्टा पुटेबल बॉन्ड, व्हाट बॉन्ड? पुटेबल बॉन्ड, जिसमें सुवजीत सेन का इच्छा पूरा होगा। तो पुटेबल बॉन्ड इज अ बॉन्ड इन विच द इन्वेस्टर हैज द राइट टू सेल द बॉन्ड प्रायर टू मैच्योरिटी बैक टू द कंपनी एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस। 10 साल का बॉन्ड आपका मन किया तो आप 4 साल बाद बेच सकते हो, किस दाम पे? मेंशन्ड है पहले से। व्हेन विल यू डू सो? अगर बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अगर बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है 14, 16, 17% बढ़ गया इंटरेस्ट रेट, तो इन दैट केस आप क्या करोगे? आप पैसा वापस मांगोगे कंपनी से और पैसे को कहीं और लगा दोगे 14-15% पे। दैट्स अ पुटेबल बॉन्ड। द बॉन्ड कैन ऑल्सो बी कॉलेबल एज वेल एज पुटेबल। कंपनी का भी राइट है, इन्वेस्टर का भी राइट है, कॉलेबल एज वेल एज पुटेबल। द बॉन्ड कैन बी
ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड, ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब द इन्वेस्टर हैज द राइट टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू शेयर्स, कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू शेयर्स, ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड, कि अगर शेयर का दाम बढ़ गया तो बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर लेगा, और शेयर का दाम गिर गया तो बोलेगा नहीं बॉन्ड पैसा वापस दे। ऑप्शनली कन्वर्टेबल, सुरजीत सिंह को बहुत अच्छा लग रहा है ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है, मैंने मन उसका मन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शनली जो भी चीज़ अच्छा लगता है ना कि ये बढ़िया लगा, बढ़िया लगा तो उसका दाम क्या है, बढ़िया। जो भी चीज़ सुनते हो बढ़िया लगेगा, हम यही वाला बाई करेंगे, उसका दाम क्या होगा, ज़्यादा, दाम ज़्यादा तो यील्ड क्या होगा, कम। इसमें क्या होगा, तो बाई कर लोगे सोच के हाँ एकदम बढ़िया है, और शेयर का दाम गिरा हुआ रहेगा तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, सफ़र किए ना, बाद में जहाँ दाम दे दी, ठीक है। कॉलेबल, पोर्टेबल, कन्वर्टेबल बॉन्ड और भी होता है, बट अभी मैंने फॉर द पर्पज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इट इज़ ओके, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटिंजेंसी प्रोविजन। तो कंटिंजेंसी प्रोविजन मीन्स बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शन, ऑप्शंस में बी enjoyed by the issuer और ऑप्शन में बी enjoyed by the investor। इफ द ऑप्शन इज enjoyed by the issuer, पक्का बॉन्ड सस्ते दाम पे इश्यू होगा, यील्ड ज़्यादा होगा। if the option is enjoyed by the investor, attractive bond, the bond will be issued at a higher price, उसका यील्ड क्या होगा, कम, ठीक है। देखो कंटिंजेंसी प्रोविजन, उसमें दिस रेफर्स टू बॉन्ड विथ एम्बेडेड ऑप्शंस, this refers to bond with embedded options, bond with embedded options, bond with embedded options। जो तुमने लिखा है ना बॉन्ड विथ एम्बेडेड ऑप्शंस, वो वाला पार्ट, बॉन्ड विथ एम्बेडेड ऑप्शंस को अंडरलाइन, बॉन्ड विथ एम्बेडेड ऑप्शंस को अंडरलाइन, अंडरलाइन जो किया उससे दो एरो निकालना है लेफ्ट और राइट, दो एरो निकालने लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में option enjoyed by the issuer, option enjoyed by the issuer, right side में option enjoyed by the investor, right side में option enjoyed by the investor, लेफ्ट साइड जो था ना ऑप्शन enjoyed by the issuer, वो तो ठीक है, जो राइट साइड था ऑप्शन enjoyed by the investor, राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड से दो एरो, राइट साइड से दो एरो, एक है पुटेबल बॉन्ड और दूसरा है कन्वर्टेबल बॉन्ड। एक है पुटेबल PUTTABLE, पुटेबल PUTTABLE, और दूसरा है कन्वर्टेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड। जो लेफ्ट साइड था ना ऑप्शन एंजॉयड बाय द इश्यूअर, उससे सिंगल एरो नीचे, सिंगल एरो, वो सिंगल एरो है कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड CALLABLE, कॉलेबल बॉन्ड CALLABLE, कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड, ठीक है, ओके। इन दिनों के ऊपर अलग से लिखते हैं, चार्ट को छोड़ दो, लीव द चार्ट, अलग से लिखो। फर्स्ट बुलेट कॉलेबल बॉन्ड, पहला बुलेट कॉलेबल बॉन्ड, डैश issuer enjoys a call option, issuer enjoys a call option, that is right of early redemption, that is right of early redemption, right of early redemption, full stop, parachain, next bullet, पुटेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड डैश इन्वेस्टर enjoys put option, investor enjoys put option, that is right of early redemption, right of early redemption, right of early redemption। नेक्स्ट बुलेट कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, इन्वेस्टर enjoys conversion option, investor enjoys conversion option, investor enjoys conversion option, that is right to convert the bond,
into shares. Right to convert the bond into shares. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14. पॉइंट नंबर 14, covenants, 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 covenants. सिंस इसका एक बार डिस्कशन हुआ था लैंग्वेज के साथ, आप लोग समझ पाओगे, इसलिए लैंग्वेज लिखा रहा हूं, समझते जाना. देखो, these are conditions written, these are conditions written in the debenture deed. These are conditions written in the debenture deed. डिबेंचर डीड का क्या नाम है आप लोग को पता है, इसलिए पूछ रहा हूं. इंडेंचर, ब्रैकेट इंडेंचर, INDENTURE, INDENTURE, इंडेंचर. अमित केडिया जोश में आया, सर RIN ने जो डेट्स रीपे किया था वो यही था क्या इंडेंचर? क्वेश्चन का मतलब ही नहीं क्लियर हुआ. ठीक है, और मेरे को ध्यान नहीं है RIN ने 2020 में अगर डेट रीपे किया था वो कॉलेबल था क्या, कि उसका मैच्योरिटी आ गया था, वो बैंक लोन था क्या, मेरे को याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर. ठीक है, ओके, लिखिए. अब ब्रैकेट में इंडेंचर लिखा, लैंग्वेज क्या चल रहा था? दीज आर कंडीशंस रिटन इन द डिबेंचर डीड, ब्रैकेट इंडेंचर, which require a company to dash, para change, first bullet, fulfill certain obligations, bracket affirmative covenants, AFFIRMATAVITIVE, affirmative, 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 यानी ये आपको करना पड़ेगा. You have to come to class, you have to take the mock test. Affirmative covenants. Next bullet, लैंग्वेज चल रहा था विच रिक्वायर्स द कंपनी टू, है ना, विच रिक्वायर्स द कंपनी टू, ऐसा लैंग्वेज का टोन था ना. फिर फर्स्ट बुलेट. सेकेंड बुलेट, प्रोहिबिट द कंपनी फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, prohibit the company from doing certain things, prohibit the company from doing certain things, prohibit the company from doing certain things, dash negative covenants, dash negative covenants, negative covenants. ना जो अफर्मेटिव कविनेंट्स है ना, उस पर फोकस नहीं है, बिकॉज वो मॉरल साइंस टाइप है. मेंटेन द एसेट्स प्रॉपरली, पे ऑल द ड्यूज टू द गवर्नमेंट, ठीक है, पे कूपन्स रेगुलरली, पे प्रिंसिपल ऑन टाइम, मतलब वैसा हो गया मॉरल साइंस जो होता है ना, वैसा वाला. ठीक है, तो और इट्स इजी टू रिमेंबर. कुछ मैथ्स नहीं होगा अफर्मेटिव कविनेंट्स में. क्या नहीं होगा? मैथ्स नहीं होगा, नंबर्स. नेगेटिव कविनेंट्स में सारा का सारा नंबर्स आएगा. तो अपने जो पढ़े हैं, क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन, एक का डिफॉल्ट तो बाकी सबका डिफॉल्ट नहीं, किसी का डिफॉल्ट मत करना. नेगेटिव प्लेज ऑफ कोलैटरल, मेंटेनेंस टेस्ट, इनकरेंस टेस्ट, ये सारा का सारा फॉल करता है इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? नेगेटिव कविनेंट्स. ठीक है, पर मैं कविनेंट्स को अलग से फ्रेशली उठा के डिस्कस करना चाह रहा हूँ, नॉट लास्ट में जाके 5 मिनट हड़बड़ी से. ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कर दिया कविनेंट्स. नेक्स्ट क्लास अपने उठाएंगे और उसमें नेक्स्ट क्लास में आई थिंक अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो बिकॉज हमने मोटा मोटी सारा टर्म्स कर लिया है. ओके, ऑब्वियसली इवन दो अपने आई थिंक 13 क्वेश्चंस आज किए, लास्ट क्लास से 2 क्वेश्चन किए थे, नेक्स्ट क्लास हो सकता है 15 क्वेश्चन कर लेंगे अपने, तो 30, 35, 40 क्वेश्चन साथ में किए. फिर और 20-30 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए जा सकते हैं. 20-30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो सच दैट एक चैप्टर से 50-60 क्वेश्चन कर लिए ना, समझे. और जिस स्पीड से ये चैप्टर किया है ना, अगर उस स्पीड से सारा का सारा चैप्टर्स करेगा तो अपना टोटल कोर्स पे लगेगा 1000 आवर्स.
तो 1000 के बदले 600 या 500 आवर्स क्यों लगता है? बिकॉज शुरू के चैप्टर में जब फिक्स्ड इनकम उठाते हैं तो स्पीड ज़्यादा होता है, फिर बाद में स्पीड कम होता है, बाद में स्पीड बढ़ जाती है, बिकॉज यू नो मैनी थिंग्स। अंडरस्टूड? तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू 1000 से 600 550 आवर्स। ओके, आर्यन ने कुछ क्वेश्चन पूछा, इन द कॉलेबल बॉन्ड डज द कंपनी स्पेसिफाई व्हेन ही विल कॉल द बॉन्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द बॉन्ड? मैंने क्या बोला था, कॉलेबल बॉन्ड में क्या स्पेसिफाइड रहता है कंपनी कब कॉल कर सकता है? यस, मेरे एग्जाम्पल में था 4 साल, याद होगा। कॉलेबल बॉन्ड में कंपनी कब कॉल कर सकता है, किस दाम पे कॉल कर सकता है, ये सारा का सारा स्पेसिफाइड रहता है। ठीक है, पूरा का पूरा कॉल स्केड्यूल रहता है कि 4 साल में कॉल किया तो इस दाम पे, 5 साल में कॉल किया तो इस दाम पे, 6 साल में कॉल किया तो इस दाम पे, 7 साल में कॉल किया तो इस दाम पे। समझ गए? ओके। Ashna is asking, I have joined SSCI on the 15th, watched past 2 FI classes recorded. I can't find the onboarding session. Can you please help? Where can I find it? ठीक है, immediately after the class my staff will share it on the Telegram channel. Okay, the onboarding session. ईशान सर, इकोनॉमिक्स की क्लासेस से पहले उसके बेस कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है, बेस करोगे तो खराब हो जाएगा, नो बेस रिक्वायर्ड। पूछो जो पूछना है पूछो, कोई बात नहीं। अभी वीकेंड क्लास का लॉजिक क्या है? वीकेंड क्लास का लॉजिक ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑफिस है जो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो दे वांट दैट काश वो मंडे टू फ्राइडे करके सैटरडे संडे थोड़ा सा इंटरेक्शन कर सके, ये लॉजिक होता है उनका। उसके अलावा वीकेंड क्लास का लॉजिक ये होता है कि स्टूडेंट्स है जिनका कॉलेज बहुत हेक्टिक है, वो अपना तन मन धन तीनों कॉलेज में दे रखे हैं, तो इन दैट केस सैटरडे संडे वो लोग क्लास करना चाहते हैं लाइव के में। अनहारप्रीत सिंह, LM1 ऑफ इक्विटी क्या करे? उसका टेस्ट होगा। सर कौन से सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली करने चाहिए अभी? डेरिवेटिव्स और AI तो कम से कम करने चाहिए। सर आई ज्वाइन 13 अगस्त बैच, गुड। 15 अगस्त को यू बिकेम इंडिपेंडेंट। रौनक टिब्रेवाल, आई एम अटेम्प्टिंग May 26 एग्जाम, ऑल द बेस्ट, वी आर विथ यू। जो ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्ड है उनको साइमल्टेनियसली देखना है क्या? एकदम उनको साइमल्टेनियसली देखना चाहिए, जैसे डेरिवेटिव को AI को। कंटिंजेंसी वाले में मज़ा आ गया, ओ मज़ा आया। ओके, तो एंड करते हैं, वी मीट यू ऑन मंडे। ठीक है, हैव अ नाइस वीकेंड। पूछ रहा है कि क्या दुर्गा पूजा में ऑफ होगा? यस, ऑफ होगा 26 तारीख से लेके 6 तारीख तक, 26 से लेके 6 तक ऑफ रहेगा।